I do not believe that we are the fund collectors for the government. Stakes are not important. What is important is the principles of law. ऐसे बयान को देने का मादा रखने वाली शख्सियत का नाम है जस्टिस संजय किशन कौल। जस्टिस कौल, आपका मीट प्लीज माय लॉर्ड्स की श्रृंखला में स्वागत है। धन्यवाद। एक तमाम ख्वाब मुकम्मल ना हो सका, आने को जिंदगी में कई इंकलाब आए। जब आप श्रीनगर से निकलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक पहुंचते हैं, क्या कुछ है जो आपने खोया, क्या कुछ है जो पाया, और क्या कुछ है जो हासिल करना रह गया? जस्टिस कौल। तो कई लोग मुझसे पूछते थे कि मैं एक लॉयर था, 20 साल वकालत करी, सीनियर एडवोकेट था, तो आपको वो ज़िंदगी का हिस्सा ज़्यादा बेहतर लगा या जो आपने जजी में करा? तो मैं हमेशा इस चीज़ पे कहता था कि उसका एक अलग चार्म था, इसका एक अलग चार्म था, और मैंने ये डिसीजन जज बनने का खुद सोच समझ के लिया था। और शायद मैं अगर दोबारा मुझे मौका मिला ज़िंदगी जीने का तो मैं इसी तरीके से जीऊँगा। सो ये एक आंसर मेरा होता था। आदमी की सोच में कई चीज़ें उठती हैं और बहुत कुछ करना चाहता है जी, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ें जो आप करना चाहें उसको आप अपनी ज़िंदगी में, अपने टेन्योर में उसको कर पाएँ। हर चीज मुकम्मल नहीं हो पाती। हर चीज़ मुकम्मल नहीं हो पाती, बट क्या एक जर्नी के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्शन है? मैं मानता हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन है। एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जो सर्टनली मेरे दिमाग में था कि हम एरियाज को किस तरीके से टैकल करें। जी, और आज के दिन सबसे बड़ी डिबेट जुडिशरी के मसले में यही है कि भाई आज के टेक्नोलॉजिकल एज में कोई जने को एक्सपेक्ट करना कि वो 20 साल के लिए अपनी रिजल्ट का वेट करेगा, ये बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है। उसमें कुछ प्रयत्न करे गए। एज चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा में, तमिलनाडु में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे अलग अलग तरीके। काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए, बट सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली चीफ जस्टिस गवर्न कोर्ट होता है, तो उसकी एक जो पॉलिसी होती है वो चीफ जस्टिस ही ले डाउन करता है। उसमें एज J1 में 14 महीने रहा, उसमें जो सजेशंस मुझे ठीक लगे मैंने दिए चीफ जस्टिस को, या उससे पहले भी जो चीफ जस्टिस रहे मैंने उनको दिया। मेरी अपना मानना था कि पुराने केसेस पे कुछ महत्व देना चाहिए और जज की जो एक्सपर्टीज़ है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। कई जजेस ने मेरे आगे सिविल केसेस, स्पेशली पुराने जो थे, जो निकाले जा सकते थे, जिनको छूने की ज़रूरत थी, वो लगाए। शायद कुछ ज़्यादा हो सकता था, बट दूसरा मैं बिलीव करता था कि अच्छे जजेस की अपॉइंटमेंट जी, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जी, जुडिशरी पे फेथ सिर्फ लीगल पोजीशन में, उसकी बिल्डिंग में नहीं दिखता है। जो लोग उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वो किस तरह से काम करें उस पर डिपेंड करता है। यही रीज़न था कि इस कोलिजियम सिस्टम में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रुकावट आ रही थी, उसको पुश करने का प्रयत्न करा मैंने। क्योंकि उस पर जजमेंट थी, उसको जुडिशियल भी पुश करने का प्रयत्न करा। फॉर सम रीज़न मेरे एंड ऑफ द टेन्योर में समझा गया कि मेरे आगे वो मैटर नहीं चलेगा, और जी, तो वो नहीं लगा। ये मेरे एक दुखद रहा कि मैं शायद उसको एक दिन में को बढ़ा नहीं सकता था, बट थोड़ा सा पुश देता। उसका आज 1.5 साल बाद भी ना लगना, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। क्योंकि ये नहीं कि कोई सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाती है उसमें। हमने जो नोटिस करा था उसमें कोई कंटेम्प्ट सच नोटिस नहीं करा था, नोटिस ही करा था। बट जो सिस्टम की वर्किंग मैंने देखी है, जब जब इस मामले में पुश रहा है तो मामला जल्दी सुलटा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से हाई कोर्ट इज़ फाइनल कोर्ट होता है एट द स्टेज ऑफ ईच स्टेट के, तो उनको पूरी तरह से मैन करना और अच्छे जजेस से मैन करना ज़रूरी है। और जब देर होती है इस चीज़ों में, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में अच्छे वकील कई लोग आने को तैयार नहीं हैं। एक वजह उसकी मॉनेटरी हो सकती है, लेकिन एक और मेजर वजह ये है कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिले होता है, उनको लगता है कि ये हम इस उखल में सिर क्यों दें अपना। ठीक बात। तो एक रिलक्टेंस हो जाती है उस चीज़ उस तरफ चलने के लिए। जी, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये भी कहा कि शायद
एनजेसी को हमें चांस देना चाहिए था क्योंकि डायलॉग सामने होता। जी। और कॉलेजियम सिस्टम की अपनी प्रॉब्लम्स उठी हैं, आज भी उठ रही हैं, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी दिख रही थी, पहले भी उठ रही थी, लगातार उठती जा रही हैं। ये उठती जा रही हैं। शायद एक रिजेंटमेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम में है कि हमने उसको जुडिशरी उसको क्वॉश कर दिया, जो प्रैक्टिकली यूनानिमसली पार्लियामेंट ने पास करा था। जी। बट जो हमारी शायद एप्रीहेंशंस थी उससे कि क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि आज उससे कोई सहूलियत हो रही है इस प्रेजेंट सिस्टम। जी, मैं समझता हूँ। जो बिंदु अभी आपने उठाए हैं वो बेहद ही संजीदा हैं और उन पे मैं आना चाहूँगा और आपका क्या मंतव्य है उसमें वो भी जानना चाहूँगा। पर उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि आप बेहद ही प्रभावशाली परिवार से आते हैं और आपका जो आगे बढ़ने में उस परिवार का क्या क्या सहयोग रहा, किस तरह से आपके विचारों को उसने एक रास्ता प्रदान करने में मदद की? देखिए, ये तो अब मैं ऊपर वाले ने मैं किसी परिवार में पैदा करा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था जी। लेकिन यह है कि मुझे एजुकेशन अच्छी मिली जी, चाहे स्कूलिंग हो चाहे कॉलेज की एजुकेशन हो। मॉडर्न स्कूल, इफ आई एम नॉट स्कूल, सेंट स्टीवेंस कॉलेज, जी, बहुत लिबरल इंस्टीट्यूशंस थी Correct. देहरादून में। एक सोच को ब्रॉड रखना सिखाया जाता था, ये एक हेल्पफुल चीज़ थी। जी, बाकी मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं शायद मेरा रुझाव लॉ की तरफ नहीं था शुरू में, क्योंकि मेरे यहाँ कोई ऐसे हेरिडिटरी लॉयर्स नहीं थे। हमारा फैमिली कोई लॉयर्स फैमिली से नहीं आता था। जी, मेरे फादर ने लॉ करा था, एनरोल्ड भी थे, करते थे, बट उनकी बाकी चीज़ों में रुचि थी, फैमिली के जो इंटरेस्ट थे रियल एस्टेट। वालिद साहब आपके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं थे? ही वॉज ए एडवोकेट प्रैक्टिसिंग, बट मैं कहूँगा कि इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी। हालांकि वो बड़े कोर्ट में आते थे, उनके अच्छे ताल्लुकात थे बार से भी, बाकी में भी। वो खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार भी रहे, बट कोई एज डायरेक्टली प्रोफेशनल एडवांटेज की इतनी आई डोंट थिंक मेरे को कोई बेनिफिट था। सिर्फ ये था कि वकीलों जजेस में जानकारी थी मेरी। तो जब मैं आने को नहीं तैयार था तो उस वक्त इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन करी थी, मैं सोच रहा था MBA देके शायद सिविल सर्विसेज देके फॉरेन सर्विस की तरफ मेरा रुझाव था। मैं घूमने का शौकीन था, तो मुझे लगता था ये दुनिया देखने का तरीका है। वी आर टॉकिंग अबाउट 70s and 80s, जब और कोई इतने तरीके नहीं होते थे, हम आज की बात से नहीं जी। बट शायद परिवार ने सोचा कि एज एल्डर ब्रदर मेरे को फ्रीडम होगी अगर मैं किसी जॉब प्रोफाइल में नहीं हूँगा। तो जस्टिस कृपाल उस वक्त लॉयर प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं उन पे दामोदार डाला गया कि भाई आप इससे बात करके देखिए जी। एंड मैं उनको बचपने से जानता था, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही वॉज माई मेंटोर। यस, उन्होंने मेरे को परसुएट करा कि भाई तुम मेरे संग आगे काम कर लो, ऐसी क्या दिक्कत की बात है। फैमिली चाहती है कि तुम किसी रिस्ट्रिक्शंस के बजाय सेल्फ वर्किंग में हो, क्योंकि उस वक्त हमारी कश्मीर प्रॉपर्टीज़ थी, बाकी चीज़ें थी, उसमें एक तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो शायद ये फीलिंग थी कि नौकरी में जाके वो हेल्पफुल नहीं होगी। जी जी। कहीं आदमी का दिमाग चलता है। उस वक्त कुछ मैं परसुएट हुआ, अपनी इंटरव्यू के लिए भी नहीं गया कुछ जगह से जहाँ से मुझे कॉल था, और मेरे लॉ ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद ही कृपाल साहब जज बन गए। तो मैं उनके पास गया कि जी ये तो बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है मेरे संग, आपने कहा था मेरे संग आके काम करना, इसी नहीं कोई काम करने का मौका मिलेगा। और मुझे अच्छे लोगों के संग काम करने का मौका मिला, इसमें कोई डाउट नहीं, उनसे सीखने का मौका मिला। ये मैं समझता हूँ बार में भी। मैं ये कहूँगा हमारे वक्त अगर आप किसी चेम्बर को ज्वाइन करते थे जी, तो वो आजकल कुछ ये फीलिंग है 6 महीने कहीं कर लिया, 6 महीने कहीं कर लिया जी। ऐसा उस वक्त सिस्टम नहीं था। आप कहीं जाते थे तो कुछ अरसे उसके संग रुकते थे सीखने के लिए। मेरे सीनियर थे, 1 साल मैंने खैतान कंपनी में काम करा जो लॉ फर्म थी। हाँ। बट मेरा लिटिगेशन में रुचि थी इसमें। सो मैंने जस्टिस अरुण कुमार थे जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने, राजस्थान के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनके संग 4 साल काम करा जी। और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उसमें मुझे। मैं मानता हूँ किसी
जजी में भी किसी जज के संग बैठ के सीखने का मौका मिलता है। तो मेरे पहले 7 महीने जो थे, जैसे देवेंद्र गुप्ता होते थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के, उनके संग मिला। और आई थिंक अच्छे सीनियर्स के संग सीखने का मौका मुझे दोनों स्टेजेस पे मिला। और मैं समझता हूँ मैं सुनने को भी राजी था कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, उसमें आदमी प्रयत्न करता है कि अपने को इम्प्रूव कर भले सके। ही ये सारे लोगों के साथ आपको बैठने का मौका मिला, इनके साथ आपको सीखने का मौका मिला, फिर भी वकालत एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बातचीत है, दुआ सलाम है, तो आप डायस तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पे आपको हर घड़ी अपने आप को साबित करना पड़ता है डायस पे, जज के सामने। वहां पे हर वकील, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, वहां पे उसकी अपनी स्वयं की जो शक्ति, उसका परीक्षण होता है। आपका इसमें क्या तजुर्बा रहा? क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए जस्टिस कॉल? देखिए, मौका मिलना चाहिए और उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जी। मैं स्कूल में, कॉलेज में थिएटर भी करता था। हाँ। काफ़ी थिएटर में रुचि थी, प्रोफेशनल थिएटर करा। तो हमको ये सिखाया जाता था कि ऑडियंस की आंख में देख के बात करो। जी। तो कभी मुझे बाद में लगता था कि ये एक रोल जो मुझे था, मुझे हेल्प करा कोर्ट में जाने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू स्पीक, बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो, Please. ये रही। और शुरू से ही मेरे सीनियर का वो कहते थे कि भाई आप जाके देख लीजिए, जिन जिन मैटर्स में मैंने आना है मैं आ जाऊंगा। जी। तो फर्स्ट फ्यू डेज में साल भर लॉ फर्म के आगे काम करके जब मैं आया, तो शुरू से मौका मिला। एंड मैं समझता हूँ जजेस मौका देते थे, आप कितना मौका उसका उठा सकें वो आप पे निर्भर करता था। जी। जी। लिटिगेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता था, 5-6 साल लगते थे अपने आप को सेटल कराने में। करेक्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस पीरियड में ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस होता है। करेक्ट। अगर आप उस पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उस पीरियड को सर्वाइव कर सकें, और मेरे से पहले मेरे से बेहतर वकीलों ने ये करा है, तो काम अपने आप आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरीके से काम आस्ते आस्ते आया। 4 साल करने के बाद भी मेरे फादर का चेम्बर था, मैं भी जॉइंट अलॉटी हुआ तो वहाँ बैठता था। जी। तो इसलिए बैठा जाके कि भाई जब तक मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठूंगा, शायद लिटिगेंट को ये लगेगा मैं अभी भी जूनियर हूँ किसी का। मैं समझता हूँ। तो खाली भी बैठते थे, कोई ऐसी बात नहीं, कमरे में बैठे पढ़ते रहते थे जब तक कोई आए ना। बट वो भी लर्निंग का प्रोसेस है। वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और ये कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई मुद्दा उठेगा जिसमें कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो सीनियर के पास आराम से जा सकते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई ये मेरा ही क्लाइंट है। वो मौके मुझे मिले, एंड आई मस्ट से कि 4 साल उनके संग रहने में भी मुझे कोर्ट में अपीयरेंसेस बहुत मिली। उनका वॉल्यूम वर्क था, रोज़ 10 केस लगे होते थे, तो मुझे भी उनमें से 3-4 केस में कोर्ट में अपीयर होने का चांस मिलता था। कुछ शायद ठीक करा होगा, इसीलिए जजेस बात सुनते भी थे। जी। और मेरी ग्रोथ इन द प्रोफेशन इसलिए भी हुई कि भाई उस जॉब को परफॉर्म करने में, चाहे वो मेरे जो सीनियर के संग हो या जो अपना काम मिला है, जी। मुझे लगता था हर चीज़ को तैयारी करके जाना चाहिए। और मैंने ये एक जजी में भी एक ही सोच रखी कि जो यंगस्टर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट तक मैं यही बिलीव करता था, उससे पूछता था, खासतौर से जहाँ कोई रिलीफ देने वाला केस हो, जी। या बहस तो करो आप, पर उसमें जूनियर को भी अपॉर्चुनिटी नहीं, यंगस्टर्स को आपने अकोमोडेट किया है अपने टेन्योर में, मेरी इनकरेज किया है आपने। जजेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बार की डेवलपमेंट भी एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। वेरी करेक्ट। और वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और ख़ासतौर से जब फर्स्ट जनरेशन लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा थोड़ी सी एप्रीहेंशन होती है उन्हें, इसका ताल्लुक नहीं रहा हो प्रोफेशन से। आप वो तैयार होगा और आप इंकरेजमेंट देंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर आएगा। अगली बार और तैयार होके आएगा वो। मुझे याद है, मैं शुरू में ही एक फाइनल हियरिंग का मैटर आ गया मेरे किसी जज के सामने। मैंने कहा मेरे सीनियर कहीं ऑलरेडी ही इज़ ऑन हिज लेग्स, बोले तुम यू स्टार्ट। मैंने शुरू करा, बात बन नहीं रही थी, खारिज करने वाला मामला था। तो बोला नहीं, अपने सीनियर को बुला के ला। उसके बाद आधे घंटे मैंने बहस करा, सीनियर को बुलाया, उनको 5-10 मिनट सुना, फिर उसको खारिज करा। तो ये एक इनकरेजमेंट ऑप्शन है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था, एक बार किसी मैटर में गया हुआ था, तो 2-3 कोर्ट से हारा हुआ मैटर था, बट मिस्टर फरी नारिमन वो देयर, उन्होंने नोटिस करवाया और कहा था कि इसको सेटल कर दो, पार्टी शुड सेटल इट। वो नहीं हुआ सेटल। जिस दिन बाई चांस वो हियरिंग पे आया, रेयर एग्जाम्पल है, नारिमन साहब फंस गए कहीं। हाँ। तो
उन्होंने कहा आप शुरू करिए, मैंने शुरू करा, वो नहीं बेंच माने। किनकी थी? बेंच थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की, हाँ, बहुत पुरानी बात है। ग्रेट ज्यूरिस्ट। तो खारिज हो गई। तो थोड़ा सा मायूसी तो होती है। मैं बाहर निकला, इतने में नारिमन आ रहे थे, तो मैंने कहा सर वो बात बनी नहीं, अंग्रेजी में कहा। ही सेड नो, द रिजल्ट वुड हैव बीन सेम इफ आई हैड अपीयर्ड आल्सो। अब लिटिगेंट के सामने ये बात कहनी एक जूनियर को बहुत इंकरेजमेंट देती है, और मैं हमेशा उस चीज़ को मैंने याद रखा कि ये जो कई बार होता है कोर्ट में कि आप अपने जूनियर पर बात डाल दीजिए, ये गलत बात है। शायद जूनियर ने काम नहीं करा है तो भी सीनियर की शोल्डर्स इतने बड़े होने चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करें और जूनियर पे अननेसेसरी आँच ना आने दें, क्योंकि वो सीख रहा है, एक प्रोसेस में चल रहा है। ये चैलेंजेस आज के दिन बढ़ते गए हैं क्योंकि प्रोफेशन बढ़ गया है, वाइडन हो गया है, नेशनल लॉ स्कूल्स आ गए हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें आ रहे हैं। पीपल जिन्होंने एक एज फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ को लिया है जी, और उसमें से शुरू में ये लोग जो कॉर्पोरेट लॉ में डील करते थे उनमें था, बट अब आस्ते आस्ते लिटिगेशन में बहुत सारे आ गए हैं। ये सब एज ग्रुप 45-50 की प्रोफाइल के बीच में पहुंच रहे हैं आज के दिन। मेरी रिग्रेट यही है कि सफिशिएंट नंबर इनमें से हम जज नहीं बना पाए हैं। कुछ को मैंने परसुएट करने की पर्सनली कोशिश करी तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड उसका रीज़न मैं यही समझता हूँ, जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह जो है इसमें उनको हेजिटेशन होती है। और उससे ज़्यादा एक रिग्रेट है कि कुछ उनको परसुएट भी करा जी, सिस्टम में ब्लॉक हो गए, ये बात मुझे रिग्रेट है। जैसे रिसेंटली भी एक अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब लड़की की थी दिल्ली से, जी, जो शी वाज अ टॉपर फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल, और वो मानी IPR स्पेशलिस्ट थी। लास्ट मिनट को ओथ नहीं दी गई, एंड आई फेल्ट दैट इज़ बड़ी गलत सिग्नल जाता है इन चीज़ों से। अगर हम इन चीज़ को रेमेडी नहीं कर पाते हैं, जो भी रीज़न उसका हुआ हो, तो डिस्करेजमेंट हो जाता है बाकियों को उस पोजीशन को एक्सेप्ट करने में। मैं समझता हूँ। आप 3 कोर्ट्स के पार्ट रहे हैं, 3 अलग अलग, और अलग अलग कल्चर है। किस तरह से इन कोर्ट्स ने आपको शेप अप किया? क्या कुछ आपने सीखा और क्या कुछ डिफरेंस नज़र आते हैं आपको इन कोर्ट्स की वर्किंग स्टाइल में? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट जो है मेरे ख्याल से सबसे कॉस्मोपॉलिटन कोर्ट है। जी, वो दिल्ली शहर का एक रिफ्लेक्शन भी है। जी, लोग हिंदुस्तान के अलग अलग भाग से दिल्ली में आते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं और प्रोफेशन में भी आते हैं। करेक्ट। तो आप देश के किस भाग से आए, किस कम्युनिटी से आए, किस कास्ट से आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसकी अलग अलग लोगों ने वकालत करी, अच्छी करी, और जज में भी एलिवेट हुए हैं। जी, दिल्ली बार की वही पोजीशन है, और दिल्ली की एलिवेटेड जजेस फ्रॉम दी बार की, उनकी भी आपको पोजीशन ये देखिए। जी, लोग डिफरेंट डायस्पोरा से आए, जी, जी, बट वो एक मैं समझता हूँ एक तरह का आइलैंड है इन द इंडियन कॉन्सेप्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट का पहले पार्ट होता था जी, 66 में दिल्ली, तो काफ़ी कुछ प्रोसीजर्स प्रोसेसेस पंजाब से कॉमन थे। जी, कल्चरली ऑल्सो पंजाब और दिल्ली की काफ़ी कॉमनैलिटी है। जी, मुझे पर्सनली इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगा जब मैं पंजाब हरियाणा गया, और 14 महीने रहा एज चीफ जस्टिस, स्मूथ टेन्योर रही उसमें। PNH ठीक में। है, कास्ट कम्युनिटी एंगल थोड़े वहाँ पर होते हैं, लेकिन आई थिंक वो हैंडल कर पाया मैंने। उस वक्त मेरे जो सीनियर जजेस थे काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे, वो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। मैंने सोचा यंगर बार के संग इंटरेक्शन करा जाए, क्योंकि दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मेरी व्यू थी, क्योंकि मैं एक यंगर जज आया था, तो काफ़ी कमिटीज़ में हाई कोर्ट्स कमिटी एडमिनिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं, तो काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटीज़ हैं उसमें मुझे शुरू से रखा गया कि भाई लॉन्ग टर्म है, ही विल सी हाउ इट विल गो। और मेरा इन प्रेसिडेंट्स ऑफ द बार के संग सीनियर पोजीशन पे यही रहा कि भाई आप मेरे संग चिट्ठी पत्थर मत करा करिए, जो बात है मेरे से आके बात करा करिए। जी, 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 तो इट वाज एन ओपन डोर टू देम टू रेज इश्यूज ऑफ द बार और अदर थिंग, एंड आई थिंक बड़ी अच्छी वर्किंग अरेंजमेंट हमारी थ्रू आउट रही। काफ़ी पीरियड में उस जब मैं सीनियर था तो मिस्टर चंडियोक वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ द बार, तो वी हैड अ वेरी गुड वर्किंग अरेंजमेंट। पंजाब में भी जब मैं गया तो मिस्टर सिद्धू थे जो बार के प्रेसिडेंट थे। मैंने उनसे ये कहा, देखिए मेरा ये तरीका है वर्किंग का रहा है, जो मैं कर सकूंगा अगर बार मुझे सही लगता है मैं कर दूंगा, जो नहीं कर सकूंगा आपको मुंह पे कह दूंगा कि मैं नहीं कर सकता। वहाँ भी मुझे लगा कि ये अरेंजमेंट ठीक लगा कि भाई आप कई चीज़ को ना कहते हैं, कई चीज़ को हाँ कहते हैं। हर जगह मैंने ये ज़रूर कहा कि भाई मेरे को एक कोर्ट्स में स्ट्राइक की बड़ी एक एलर्जी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये
एक्सेस टू जस्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी। और हम जनता के लिए वर्क करते हैं, चाहे वो जज हो चाहे वकील हो। करेक्ट। तो स्ट्राइक का इंस्ट्रूमेंट जो ओरिजिनली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्कमैन की होता था, वो ये एक पढ़े लिखे को अप्लाई नहीं करता। आप तो दूसरों के लिए जाके कोर्ट में जस्टिस सीख करते हैं, करेक्ट। तो आप कैसे काम को बंद कर सकते हैं? कुछ इसका एक्सपोजर मुझे एट द बार हुआ था, क्योंकि मैं बाद में ट्रेजरर रहा 2 साल। जी। उस टेन्योर 3 साल तक की थी, और जिस पीरियड में दिल्ली की सबसे 2 लॉन्गेस्ट स्ट्राइक्स हुई थी। एक किरण बेदी एपिसोड हुआ था जी, जो जी। चली, उसमें ऑलमोस्ट 3 महीने तक स्ट्राइक चली थी। एक जस्टिस टीपीएस चावला एपिसोड हुआ था, जहां टीपीएस चावला साहब को परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं कंफर्म करा था। तो बड़ा अनयूजुअल चीज़ थी, बार वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर ए जज कि वाई इज दी, उसका नॉर्म क्यों नहीं फॉलो हो रहा है। बहुत सिक्लूडेड आदमी होते थे वो जज, लेकिन एक अच्छे आदमी को सही जगह पे नहीं बनाया गया के लिए बार नहीं उठाया था इशू। करेक्ट। पर मैंने उस पीरियड में देखा कि कितना डिसरप्शन ऑफ वर्क होता है, जी। और शायद इन 2 स्ट्राइक, स्पेशली किरण बेदी इशू स्ट्राइक के बाद दिल्ली में हाई कोर्ट में कम से कम स्ट्राइक का इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट गिवन अप था। बहुत रेयरली कभी होता था। पंजाब में भी उनसे यही कहा कि जी ये मत करिए। मैंने यंगर बार्स बोली कि भाई इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए, वहाँ ऑडिटोरियम खुला था। आई सैट विद 2 जजेस के संग, उनके संग बातचीत करी, उनको जी। अपनी सोच बताई, जी। उनकी क्या सोच है वो भी सुनी। और मैंने उनसे कहा कि जी आप सिर्फ कैंटीन में बैठ के जजेस को क्रिटिसाइज करेंगे कि सीखेंगे नहीं। आप कहते हैं कि कुछ वकीलों को रिलीफ मिलता है, तो ये कोर्ट में जाके बैठ के देखिए तो सही, उनको रिलीफ क्या चीज़ वो अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कुछ खास है उनके प्रेजेंटेशन हाँ, में? जो जज उससे इंक्लाइंड होता है। ऐसा नहीं कि शक्ल देख के दिया जाता है, 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती। बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा था। मैंने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पूरा प्लान डेवलप करवाया था, और वो प्लान डेवलप होने के बाद वहाँ के गवर्नर को बुलाया, डिस्कशन करा था। जी। ऑलमोस्ट फाइनल था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट पे था, जब मेरी ट्रांसफ़र आ गई। वहाँ का रिग्रेट ये रहा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट करना चाह रहा था, वो आज तक ही शुरुआत नहीं हो पाई उसकी। कोई ना कोई मसले में वो अटका रहा। मुझे लगता था कि अगर शायद मैंने उसको शुरू करवा देता तो कभी ना कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें वकीलों का था, जजेस का था, काम पूरा हो पाता। शायद मुझे कुछ महीने और मिल गए होते तो मैं कर पाता। जब मैं गया था चंडीगढ़, तो मुझे ये कह के भेजा गया था कि बहुत अरसे से चंडीगढ़ में किसी की लंबी टेन्योर नहीं हुई है, आपका अभी कोई बारी नहीं आने वाली ऊपर देख जी। की तरफ। तो मुझे ख्याल था कि मैं आराम से यहाँ पर काम करूँगा। बट एज सिचुएशन डेवलप्ड, मेरी चेन्नई का ट्रांसफ़र आ गया। मैंने कई बार पब्लिक डोमेन में कहा मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि पर्सनल रीज़न से भी खुश नहीं था, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी तब तक नहीं हुई थी, दिल्ली पास था, और मुझे लगा कि बीच काम करते करते मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा। वो इशू मैंने दिन चीफ जस्टिस के संग भी रेस करा कि आप मुझे को क्यों भेज रहे हैं बीच में, वाइल मैं कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं। उनकी भी थी कि कॉलेजियम में चेन्नई में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। मुझे तो यही रीज़न दिया गया कि भाई इसको टेक इट एज अ चैलेंज, आपको वहाँ भेजा जा रहा है कि उसको कुछ आप ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन जो है। एक रिलक्टेंट आदमी जो अपनी चंडीगढ़ को बड़ी अच्छी तरह एंजॉय कर रहा था, चेन्नई गया, बट स्लोली आई फेल इन लव विद द प्लेस। और मैं मानता हूँ कि मैं शायद मेरी एक तरह से लाइफ अधूरी रह जाती अगर मैं एक देश का एक और भाग को नहीं देखा होता। उनकी सोच, उनकी प्रॉब्लम, उनकी 2 चीज़ें। एक बड़ी जो लोग हैं सधे हुए हैं, ठीक है। अगर वो चैरिटी करते थे तो वो चैरिटी दिखा के नहीं करते थे। अंडरप्लेड है सब चीज़, लाइफ भी अंडरप्लेड है जी। उसका एक रीज़न मैं ये मानता हूँ कि कभी भी जो नॉर्थ ने इन्वेजन देखी, डिसरप्शंस देखी, वो साउथ तक नहीं पहुँची थी। तो आप हर चीज़ हज़ारों साल पुरानी है वहाँ पर। और तमिल लैंग्वेज, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज को मानते हैं कि 2 ही लैंग्वेजेस हैं जी, जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं जी। लैंग्वेज प्राउड है। समय लेते हैं किसी को एक्सेप्ट करने में, लेकिन जब एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे उसकी पूरी वार्मथ मिली थी मेरे ख्याल से।
चैलेंज बहुत बड़ा था क्योंकि डिस्ट्रप्शंस बहुत होती थी कोर्ट, जी जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मुझे ऑलमोस्ट हेड ऑन बार को लेना पड़ा उस इशू पे। और मैंने देखा कि जिस तरह से दिल्ली या पंजाब हरियाणा में चला पाया था वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को रिलाई नहीं कर पा रहा था कि जो मुझे कहा जाता हो आके वही इम्प्लीमेंट हो फ्रॉम बार्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से स्ट्राइक के मुद्दे पे कन्फ्रंटेशन हुई। अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस पे कई बार ये हो चुका था कि वहाँ से लिस्ट जाती थी और आती थी। ये मेरा एक बिलीफ है कि जज की अपॉइंटमेंट करना एक चीफ जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने पंजाब हरियाणा में भी 16 रिकमेंडेशंस करी थी। ओके 14 उसमें से अपॉइंट हुई थे, जजेस अपॉइंट हुए। इनफैक्ट जब मेरी ट्रांसफ़र आई थी तो एक वैकेंसी पड़ी थी, मैंने सारी रिकमेंडेशंस करी थी। चेन्नई के 2.5 साल में मैंने 60 जज रिकमेंड करे और 46 जज अपॉइंट हुए थे उसमें से। आज के दिन चेन्नई में J1 से लेके शायद J25 तक जी 2 आउटसाइडर्स को छोड़ के सारे मेरे ओरिजिनल रिकमेंडी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो मुझे एक मौका मिला एक कोर्ट को स्ट्रक्चर करने का, बट मेथड स्ट्रक्चर करने का बड़ा अलग था वहाँ पर, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी एंगल्स बहुत स्ट्रांग है और आपको समझना पड़ेगा वो सोसाइटी एक अलग तरीके से चलती है। जी तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सेक्शन को, सबसेक्ट्स को आपको देना पड़ेगा। जी यही था कि उनमें से हर सेक्ट में जो बेस्ट जना अवेलेबल जी। हो उसकी चॉइस होनी चाहिए। वी शुड नॉट पिक अप द वर्स्ट फ्रॉम दैट। करेक्ट। तो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, विच वॉज द सेकेंड चैलेंज अपार्ट फ्रॉम द स्ट्राइक इशू जो होता था। और जो कॉमन इश्यूज थे जैसे एरियर्स हैं, बाकी चीज़ वो कॉमन थी, उसमें जो हम प्रयत्न कर सके करा। जो पुराने केसेस पे मैंने एम्फसाइज करा कि जो सबसे पुराने केसेस उनको टेकअप करा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। पेंडेंसी को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंसर्न्स हैं सबके जस्टिस कॉल, और उस पर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बट उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, चूँकि आपने मेंशन किया जब आप AOR थे और जब मैटर डिसमिस हुआ, सो ये मेरा प्रश्न है और मुझे लगता है कि हर जो यंग मेंबर ऑफ द बार है वो इस प्रश्न से रिलेट कर पाएगा कि ये सिद्धांत है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना काम करके छोड़ दीजिए, फल की इच्छा मत करिए। मैटर तैयार करिए, जाइए, बेस्ट एबिलिटी पे आर्ग्यू करिए, डिसीजन देना ना देना वो जज साहब के हाथ में, उसमें हमारा कोई पकड़ नहीं है। और जो डिसीजन अच्छा है या बुरा है उससे आप अनकंसर्न रहिए। बट फिर भी असर पड़ता है जब डिसमिस होता है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर तक उदास रखने के लिए काफ़ी होता है। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे, कितना गलत है कितना सही? हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें फ़र्क ना पड़े, पर अंदर अंदर फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, गीता का उपदेश जो है वो सही है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे, उसके इवॉल्व नहीं इतने जी। और ख़ासतौर से यंगस्टर्स को ये कहना कि उसका कोई असर नहीं पड़ता, ये तो गलत होगा। असर तो पड़ता है उसका। पेशे का ये मैंडेट नहीं है कि आप पर्सनली कभी प्रभावित ना हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ। हाँ, ये आप सही कहते हैं, लेकिन असर तो पड़ेगा ना। आपको लगेगा आप अपने क्लाइंट के लिए डिलीवर कर पाएँ कि नहीं। करेक्ट। क्लाइंट तो यही कहेगा कि जी इनसे नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, तो वो तो नहीं देखेगा कि जज साहब की मर्जी थी। ठीक है, तो असर तो होता है, लेकिन जैसे आप प्रोफेशन में इवॉल्व होते हैं आपकी सेग्रीगेशन ज़्यादा होती जाती है। आप उसको एक इम्पर्सनल व्यू से देखने का शुरुआत करते हैं, बट उसमें समय लगता है उसको इवॉल्व करने में। तो सक्सेस अगर होता है तो उसकी खुशी भी होगी, अगर फेलियर होगा, टेक्निकली फेलियर है तो अगर नहीं कोर्ट माना तो थोड़ा दुख भी होगा। लेकिन उस चीज़ को आप जब काफ़ी काम कोर्ट में कर रहे हैं तो किसी कोर्ट में खुशी होगी, किसी में कुछ ठीक नहीं लगेगा। वो आदमी आस्ते आस्ते करते करते सीख जाता है कि एक प्रोसेस का सिस्टम है, किसी में मुझे सक्सेस मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। बट एज ए जज कभी आपके सामने ऐसे मैटर्स नहीं है जहां आप जानते हों कि इस व्यक्ति की गलती जितनी उससे ज़्यादा दंड मिल रहा है, बट कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई लैकुना ऐसा रह गया हो? सुप्रीम कोर्ट में तो कई बार 142 थ्रू कंप्लीट जस्टिस एड्रेस हो जाता है, पर कई बार कंपैशन और जस्टिस सामने सामने नहीं खड़े होते जस्टिस कॉल। होते हैं। देखिए, मैंने हमेशा बिलीव करा है कि जस्टिस दिमाग से भी दिया जाता है और दिल से भी दिया जाता है, दोनों से होता है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? दोनों से, मैं यही कह रहा हूँ, दोनों से दिया जाता है। आप एक कानून के दायरा है उसको एक्सीड नहीं कर सकते, उस दायरे में कुछ प्ले होता है। जी। ठीक है,
जब दायरे में प्ले होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक लिमिटेड मोल्ड करने की एबिलिटी होती है। तो कभी जहाँ लगा कि भाई इसमें ज़्यादती हो रही है तो आदमी करता है, एज लॉन्ग एज आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आपने क्योंकि दिल से अगर हम फैसले अपने दिए हैं जस्टिस कॉल कभी? हाँ हुए हैं, मौका आता था जब लगता था कि नहीं इसको किसी तरीके से मोल्ड करा जा सकता है, तो आदमी एवरीडे हिसाब में प्रयत्न करता है। जी देखिए ये हमारा एक जज की सारी जिंदगी की कोशिश रहती है कि हम कोशिश करेंगे हमारे हाथ से अन्याय ना हो। जी गारंटी तो नहीं है। न्याय अन्याय में कानून की जो प्रेवलेंट पोजीशन, उसके दायरे के अंदर जो इंटरप्ले है, उसमें आप कभी कभी आपको मौका मिलता है। ये देखिए मैट्रिमोनियल मैटर्स में, लेबर मैटर्स में दो एग्जाम्पल दूंगा जिसमें ख़ास तौर से ये आता है, और आदमी उसको कोशिश करता है उन चीज़ों को दोनों कभी समझा के भी कोशिश करता है। जी मैं हमेशा आफ्टर मीडिएशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो मैं शुरू से इसमें जी मेरी रुचि भी रही और इन्वॉल्वमेंट भी रही, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जितनी वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन इस देश में, इसको ख़त्म नहीं करा जा सकता जब तक कि आप सुलह नहीं करेंगे। हम अगर 99% केसेस को लिटिगेट करेंगे जी तो ये एरियाज़ नहीं ख़त्म हो सकते। आप जो मर्जी कर लीजिए। मुझे मौका मिला था इस एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए जस्टिस एक्सचेंज प्रोग्राम में यूएस जाने का। जी मैं 97% प्लस केसेस तो मीडिएशन ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन से ख़त्म होते हैं। ट्रायल पे तो लेस देन 3% केसेस जाते हैं। हमारे तो हर केस ट्रायल पे जाता है। प्ली बार्गेनिंग भी हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुई है जी क्योंकि उसमें एक कहीं ना कहीं द नेचर ऑफ प्ली बार्गेनिंग वहाँ पर फ़र्क है। एक दूसरा, कई बार लिटिगेंट को लगता है कि जी अभी ये केस वैसे ही 10 साल चलेगा, वो तब देखा जाएगा 10 साल बाद में देखेंगे। हाँ, मैं अभी क्यों उस चीज़ की सुलह करूं। तो एक सिस्टमेटिक चेंज की तो बहुत आवश्यकता है। और जो मर्जी कहिए, सरकार 50% ज़्यादा लिटिगेंट है हिंदुस्तान में, ये और शायद किसी देश में मिलेगा जहां सरकार या सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर बॉडीज लिटिगेशन कर भारी मात्रा में लिटिगेशन लॉन्च किए गए हैं सरकार की तरफ से। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिटिगेशन सर्विस डिस्प्यूट्स का है। जी सर्विस डिस्प्यूट्स क्या हुए कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई डिससेटिस्फाइड है किसी चीज़ से, उसका रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब ये काम तो हाईएस्ट कोर्ट का नहीं होना चाहिए ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। हर मैटर जहाँ सरकार पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आके ही रेस्ट करते हैं, कोई प्रयत्न नहीं होता कि उसको किसी लेवल पे ख़त्म कर दिया जाए। वो कहते हैं कि जी कोर्ट से करा के ले आइए। कि आप कॉमन मैन से पूछिए, वो कहते हैं जो कोर्ट कर देगा वही हम मानेंगे। उसकी भी एक वजह यह है कि कई बार ब्यूरोक्रेसी भी एप्रीहेंसिव हो गई है। उनको लगता है हमने कुछ करा, 5-10 साल हमारे रिटायरमेंट की बात भी कोई कह देगा जी इसमें कुछ सीबीआई कर दो, कुछ ईडी कर दो, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई नहीं लेने को तैयार। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड इशू है जो एरियाज का है। सिर्फ कानून बदलने से मुझे नहीं लगता कि एरियाज खत्म हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के साथ ही नहीं है जस्टिस कॉल, ये प्रॉब्लम लोअर जुडिशरी के जजेस के भी साथ है, जहाँ पे वो बेल देने से बचते हैं कि कल को हमारे अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्चर ना पास हो जाए, कोई कंप्लेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से वो मैटर हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में आ रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं। क्या है कि एक ओवर कॉशियस अप्रोच हो जाती है जी। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी जजमेंट्स डिलीवर हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं जी, इंक्लूडिंग आई हैव बीन पार्टी टू मेनी ऑफ देम। इसी को उनको अफर्म करने के लिए भाई कि अगर गलत बेल देना सही नहीं है तो बेल डिनाई करना भी अगर इसमें नहीं है वो भी नहीं है। करेक्ट। लाइटर साइड पे मैं कभी जब पंजाब हरियाणा में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में गया, क्योंकि वहाँ तो आसपास ही हैं और कुछ ना कुछ मौका मिलता था। तो वो मुझे कई बार रिप्रेजेंटेटिव कहते थे कि भाई चीफ साहब आप आए हो तो इनको बेल की पावर तो दे जाओ ना, आप हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट ना आना पड़े। तो वो हमने कोशिश करी इनकरेज करने की, बट मैं नहीं मानता कि अभी भी माहौल चेंज हो पाया है उस चीज़ का। इनफैक्ट वो कैरी फॉरवर्ड हो गया मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नालसा कॉन्फ्रेंसेस में मैंने हाई कोर्ट जजेस के संग इंटरेक्ट करते हुए कहा कि भाई जो प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ रहा था वो हाई कोर्ट में क्यों आना चाहिए। वो वहाँ आ रहा है। और उसका रैशनल मैं ये देता था कि अगर जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट आया तो बहुत सारे
कई जजेस से जिनकी व्यू थी कि ये बेल देना या न देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। Correct. और थियोरेटिकली मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। वो कहते थे कि भाई इम्प्रूव द हाई कोर्ट जजेस, जैसे चरमेश्वर की ये व्यू होती थी जिनके संग में बैठा, अगर हम चीज़ खुद करने लगेंगे सब चीज़ तो Correct. वी विल ओवरबर्डन आवरसेल्व्स। प्रिंसिपली दैट इज करेक्ट, बट फ्रीडम ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व होता है। और मैंने देखा कि कम से कम 1/3 केस जो मेरे पास आते थे उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती थी। अब फाइनल कोर्ट को अगर बेल, एंटिसिपेटरी बेल में इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ जाए तो एक इशू वर्कलोड का है, दूसरा एक ये इशू है कि कहीं ना कहीं वो मामला हाई कोर्ट लेवल तक भी सेटिस्फैक्टरीली उसका सेटल नहीं हो पा रहा है, डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो वो एक चैलेंज है। दूसरा ये है कि विद इकोनॉमिक ऑफेंसेस कई सोचिए कि डिफरेंटली डील करने चाहिए, बट हम अगर लोगों को कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे और सिर्फ उनको अंडर ट्रायल रखेंगे, ये तो कोई सोच नहीं है। ये तो कोई सोल्यूशन और नहीं। स्लोली एक सोच जो डेवलप हो गई कि जितने अरसे हम उनको रख लें यही पनिशमेंट एक हो जाती है। तो एक तरह से बिना कन्विक्शन के आप उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। करेक्ट। सेटल प्रिंसिपल्स है कब बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बेल मैटर्स भी पूरे फाइनल हियरिंग की तरह से आर्ग्यू होते हैं, दिनों तक आर्ग्यू होते हैं। करेक्ट। लिखने में भी 50-50, 60-60 सफ़े की बेल जजमेंट्स आती हैं। करेक्ट। तो मैं कहता था भाई ये क्या है, कोई आप कंप्लेंट अपील तो नहीं डिसाइड कर रहे हैं ना। और फिर वो आती थी, जो भी पार्टी आती थी कि भाई इसमें ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं कुछ, तो मैं कहता था बेल की ऑब्जर्वेशंस जो हैं इट इज़ नॉट फाइनल इन एनी स्टेज, तो आप मेरे पास क्यों है, इट इज़ टेंटेटिव इन कैरेक्टर ओनली फॉर द बेल। और आप सभी क्यों बहस करते हो? जब सब कुछ बहस करते हैं तो जज को उस पर लिखना पड़ता है। करेक्ट। जज को भी उस चीज़ को एक तरीके से कंट्रोल करना है। बट ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक करेंगे क्या? वो कन्विंस हो नहीं रहे हैं तो हमें तो आर्गुमेंट लीड करना ही पड़ेगा। बट बेल की एक लिमिटेशन है ना। करेक्ट। आपको टेंटेटिवली ट्रायल पे रिलीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अग्रीड। सरकार की तरफ से भी पूरी बहस हो रही है ना। करेक्ट। वो पूरी तरह ले अपोज दे के करते जो हैं। 3 टेस्ट बताए गए हैं, जब एक्चुअल बहस शुरू होती है तो जैसा कि बताया कि अगर वो कन्विंस हो गए तो वो उन 3 टेस्ट की परवाह नहीं करेंगे, और अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो उन 3 टेस्ट की परवाह नहीं करेंगे। अगर 1 से 10 तक में अगर माननीय कोर्ट्स कन्विंस हो रही है तो हम 10 के आगे गिनती क्यों सुनाएंगे? प्रॉब्लम यहां आ रही है लॉयर्स के सामने। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो बेल एप्लीकेशन फाइल हो तो बेल मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर केस रिजेक्ट हो। करेक्ट। लेकिन मेरी अपनी बिलीफ है, और जुडिशली कहा है, और करंट चीफ जस्टिस ने भी कहा है, लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उठ रहा है। जिस तरीके से बेल केसेस शुड बी डेल्ट विद, जी, वो नहीं डील हो पा रहा है। उससे हो सुप्रीम कोर्ट की भी बर्डन बढ़ता है, बर्डन बढ़ रहा है। करेक्ट। और लोगों को भी तकलीफ होती है। करेक्ट। सुनने में अगर महीनों लग जाएंगे तो वो भी कोई ठीक बात नहीं है। पर उसकी कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से, एक तो सरकार हर चीज़ को अपोज करती, जो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एक स्टैंड शायद कभी कभी ले लेते थे कि भाई हमारी कंसेंट रिकॉर्ड करे बिना आप कर दीजिए, अब वो हर चीज़ में अपोज करते हैं। और जो प्राइवेट पार्टीज, इन्फ्लुएंशियल पार्टीज हैं, हु कैन एंगेज टॉप मोस्ट लॉयर्स, वो आखिर तक लड़ती रहती हैं अगर उनको बेल ना मिले। तो ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम उठ रही है। करेक्ट। अब चूंकि बात जुडिशरी की कर ही रहे हैं तो जस्टिस कौल, मेरा प्रश्न आपसे है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, क्या आज की जुडिशरी में अब भी इतनी हिम्मत बची है कि वो वक्त आने पे डिसेंट कर सके? मेरे हिसाब से हाँ, बट शायद वो टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, और शायद उसमें इस तरह की अप्रोच करने वाले कम हो गए। लेकिन सर्टनली जुडिशरी में स्ट्रेंथ है। आपने रिसेंटली देखा है डिफरेंस ऑफ व्यूज़ में, जुडिशरी भी जजमेंट्स हैं, इन हमेशा कहा जाता है कि कई बार एक माइनॉरिटी जजमेंट भी थॉट फॉर द फ्यूचर है। करेक्ट। और मैं बिलीव करता हूँ इसमें ओवर सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं माइनॉरिटी में हूँ तो मैं गलत हूँ। जी। आज के दिन ये कानून है, दैट्स ट्रू, क्योंकि सिस्टम तो सेटल होना है कहीं ना कहीं। हो सकता है कल के दिन कोई और सोच निकले। तो मेरा अपना इसमें बिलीफ ये है कि भाई हमें जो हम ठीक समझते हैं कानून के दायरे के अंदर, वो लिखना चाहिए, वो करना चाहिए। उसमें प्रयत्न होता है कि अननेसेसरी डिसेंट भी ना हो। कई बार डिस्कशन मौका मिला कि डिस्कशन की शुरुआत में आप कहीं से चले हो, कहीं पर चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि फाइल पढ़ने पे
हम कोर्ट आए हैं और लगता था ये तो बिल्कुल खारिज करने का मामला है, और लॉयर ने परसुएट करके नोटिस और स्टे भी कराया है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि Correct. उसका काम है ये। जजेस में डिफरेंस ऑफ परसेप्शन होती है और डिस्कशन भी होते हैं, फिर उसके भाई मीडिया भी कई बार निकलते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं अपने शुरू में बैठा था, अपने सीनियर मोस्ट जज जिनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, शुरू में बेंच में बैठा था, तो मैटर शुरू हुआ, मुझे लगा उनके बोलने से कि उन किसी और तरफ जा रहे थे, मैं किसी और तरफ जा रहा था। तो हमने कहा चलो लंच में कुछ बात करी, इवनिंग में बात करी। नेक्स्ट डे जब तक हियरिंग ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे लिखाने को दिया, बोले नहीं तुम ठीक कह रहे थे, लिखा दो। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी की सोच नहीं बदलती, जब तक पूरा केस दोनों तरफ से प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ न कुछ कश्मकश तो चलता है जज की ना। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेशाई पता है क्या नतीजा होना है, करेक्ट, बट बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जिसमें आपकी सोच ऐसे बहस चलती है तो बदलती है। और कई बार ये कहा जाता है कि दैट्स वाई मैं कहता था कि जी साइलेंट जज सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो कई बार अगर ज़्यादा कोई सवाल पूछो, मैं ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है जज के लिए, लेकिन आप पूछेंगे तो सही ना कोई सवाल जो आपको ट्रबल कर रहा है। कई बार अगर लॉयर्स उसको मिसकंसीव करते थे तो मैं कहता था मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, पर अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ मेरी माइंड को ट्रबल कर रही है। पर्पज़ ये नहीं है कि आपकी खिलाफत में है, ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, तो आप मुझे अपना व्यू दीजिए, दूसरे का व्यू भी सुनेंगे, फिर हम उसमें जो भी होगा नतीजा देंगे। सो मतलब जो लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं उन्हें साइलेंट जजेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या सोच रहे होंगे। वो आप सोच नहीं सकते, साइलेंट जजेस पे नहीं सोच सकते। इसलिए कभी कभी ये जो कहा जाता है कि जजेस बहुत ज़्यादा कह जाते हैं, ठीक है, जज का एक बैलेंस करना ज़रूरी है, वो लॉयर नहीं है पार्टी का, लेकिन अगर उस जज को जो चीज़ माइंड में ट्रबल कर रही है, अगर वो पूछेगा नहीं तो लॉयर परसुएट कैसे करेगा? करेक्ट। तो ये तो एक ये तो अच्छा है कि और निकल के आ रहा है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है ही इसमें। और आपने देखे होगा मेजर जितने मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में ये डायलॉग तो चलता रहता है अक्रॉस द बोर्ड। जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके मेरे मन में एक प्रश्न है, वास्तव में कोलिजियम के कंट्रोल में है या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसको प्रभावित कर रही हैं? देखिए, थियोरी में तो ये कोलिजियम के पास ही इशू है, एक सिस्टम सेट है जो कोलिजियम सिस्टम का है, बट कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ सरकार अपना रोल प्ले करती है। अच्छा, देखिए, आप जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी देखते हैं, YNJC में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी जी, मेरी सोच में कि भाई वो बोले ये लॉ मिनिस्टर बैठेंगे, तो भाई लॉ मिनिस्टर कंसल्टेशन तो वैसे ही होता है, करेक्ट, ठीक है। हम स्टेट्स में जब हाई कोर्ट में होते हैं तो गवर्नमेंट अपने सजेशंस भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सजेशन भेजती है, करेक्ट, बट वो सजेशन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उन पर एक्सेप्ट करा जाए उनको। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कोलिजियम सिस्टम में जो मैंने कोशिश करी थी, एंड आई थिंक वो सक्सेसफुली हुआ इन टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। मैं कोलिजियम जजेस तो होते ही उसमें 2 सीनियर मोस्ट, बट मैं अक्रॉस द बोर्ड जजेस से सजेशन लेता था कि भाई कोई जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार हैं जो जिनकी कोई एज सच एडवाइस कर सकते हैं, रुझाव नहीं, उनसे भी पूछता था, और उस सब लिस्ट को एक तरह से एनालाइज करके देखता था जी, खासतौर से कहीं जो कॉमन लोग हैं, कॉमन नाम हैं, जो डिफरेंट जजेस की भी कॉमनैलिटी हो, बार की भी कॉमनैलिटी हो, उसको अपॉइंट करने में एक एडवांटेज रहता था एक्सेप्टेबिलिटी का। बट मैं इनफॉर्मली नाम भेजने से पहले IB से भी रिपोर्ट ले लेता था जी, कि भाई अगर कोई बाद में दिक्कत उठेगी क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है उस चीज़ का। जी, तो अगर चेक एंड बैलेंस शुरू में करा जाए, ऐसा नहीं है कमरे में बैठ के नाम भेज दिए जाते हैं, जी, जी, उसकी अगर सही तरीके से ग्राउंड वर्क करी जाए तो उसके बाद वो कोलिजियम पे जाता है, वहाँ भी डिस्कशन होता है सीनियर 2 जजेस के संग चीफ जस्टिस का, तभी लिस्ट भेजी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैंने 2 हाई कोर्ट में 16 + 60 नाम भेजे और 14 + 46 आए हैं, तो 75% सक्सेस रेट्स ऊपर तो था ही। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो शायद कुछ ठीक करा उसमें, सब तरह का बैलेंस। चेन्नई जैसी जगह में बार बार लिस्ट वापस आ रही थी, तो मेरी व्यू थी कि लोगों को लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से जजेस कुछ कह देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ली कि ये मेरी थी। उसमें बाहर की अपोजिशन भी आई कई बार, जी, पहली बार बहुत क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, मैंने थोड़े थोड़े शुरू करा। आई वॉज न्यू टू दैट प्लेस, तो अब हर कास्ट, हर कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती, और मैंने कहा था मैं थोड़े थोड़े करके भेजूंगा,
एज निकलते जाएंगे। फिर वो भी रियलाइज़ करे कि मैंने उससे कहा मैं दबाव में तो नहीं आऊँगा, करेक्ट। अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो जो मैं ठीक समझूंगा उसी तरीके से करूँगा, सब सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन दूंगा। बट ये नहीं हो सकता कि इसकी 2% पॉपुलेशन है तो उसके 2% जज बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरिट पे भी होंगे और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी का सोच एक तरीके का है, उसको ध्यान में रखूँगा। Correct. ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था, दिल्ली से बिल्कुल विपरीत था। जी जी जी। कॉलेजियम का जो ये प्रोसेस है सिलेक्शन का, जिस पे आए दिन कोई ना कोई सवालात उठ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फॉर्मर जजेस के, क्या लगता है ये जो जजेस अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी है, ये वास्तव में है या दिखावा है? बीच की बात है, दिखावा तो नहीं है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस को में अगर कोई इंटरफेरेंस आए तो उसको रेजिस्ट करने का भी जो भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की है उसको हिम्मत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। मुझे नहीं लगा कभी भी सच किसी ने ऐसा फोर्स करा हो अगर मैंने कोई स्टैंड लिया है। पंजाब हरियाणा में भी 2 बार मेरे से पहले लिस्ट गई थी और बड़े एमिनेंट जजेस की लिस्ट, चीफ जस्टिस की लिस्ट गई थी, वापस आ गई थी, या रिजेक्शन रेट हाई था। पंजाब के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं नहीं चाहता था कि कोई डिक्टेट हो उसमें, तो मैंने एक जो शॉर्ट लिस्ट बनाई थी उनसे डिस्कस करी सुन जाके, तो उनका जो आप ठीक समझे भेजिए, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं था। चेन्नई में तो वो भी नहीं करा, मैंने खुद ही भेजी थी पहली लिस्ट। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट जजेस फील करते हैं कि भाई हमारी गाइडेंस ले लें तो कोई इसमें हर्जा नहीं है, वो ठीक है। बट मैं बड़े फर्म बिलीवर में था कि अल्टीमेट डिसीजन कोलिजियम का होना चाहिए, वो मतलब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस। किसी का सजेशन है सिस्टम में तो हम उसको देख लेंगे, कोई बात नहीं। और बाद में हुआ, शायद इसी वजह से लार्ज परसेंटेज क्लियर हुए नाम जो थे। जी। मैं कभी ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 बार ऐसा मौका हुआ कि सिटिंग चीफ जस्टिस ने कोई सजेस्ट करा हो नाम इन माई कोर्ट्स, एक बार पंजाब में, एक बार चेन्नई में, तो मैंने रीज़न दिया क्यों मैं नहीं ठीक समझता हूँ उसका नाम भेजना। उसके बाद उसका जिक्र नहीं हुआ कुछ, मतलब ये नहीं किसी ने कहा कि नहीं आप भेजिए ही, तो बट एक एक्सप्लेनेशन के संग था कि ये रीज़न है, इसलिए मैं नहीं ठीक समझता इसको भेजना। यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ। जो लोग कहते हैं सरकार का प्रेशर आता है, ज़रूर सरकार की रुचि रहती है, लेकिन आप उनको, ये मेरी सोच है कि उनको एक्सप्लेन करिए कि इस वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट में सिर्फ। तो ऐसा नहीं कि सब तरफ प्रेशर रहता है। बट ये जो देखा जाता है एब्रप्टली इनको वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा और फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का हवाला दिया, वो उसको डिटेल में डाल के उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा सकता? क्या इशू है? देखिए, ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ है, अपॉइंटमेंट अलग चीज़ है, ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। ट्रांसफ़र में कई रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है, कई बार जज खुद ही कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कई बार हुए मेरे नॉलेज में, लोगों ने पर्सनल रीज़न से बाहर मूव करने का कोशिश करी। कई बार अगर कोई क्लोज रिलेटिव प्रैक्टिस में आता है, सम पीपल फील नॉट नेसेसरी कि भाई मैं बाहर जाना चाहूँगा, या कोई और रीज़न है, तो ट्रांसफ़र्स हुए हैं। कई बार जज आपको लगता है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है थोड़ी, व्हाट आई से कि भाई जजशिप हैज़ नॉट रेस्टेड ईजी ऑन द शोल्डर, देयर इज सम इशू, और लगता है कई बार फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन कहीं और भेजा जाए तो ठीक हो जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी, कई बार लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म जज है, उसको इन एडवांस एक्सपोजर मिल जाएगा कहीं और भेज के, और शायद वो वहाँ पर चीफ जस्टिस भी बनाया जाए, ऐसी भी सिचुएशन आती है। मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। जस्टिस संजीव सचदेवा दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजे गए थे, और वो साल भर रहे, अल्टीमेटली चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश में। करेक्ट। जस्टिस राव दिल्ली से तेलंगाना गए, साल सवा साल रहे, अब SJ1 वापस आए जी। तो अलग अलग तरीका है। उसमें ये भी है, कई बार जब प्रॉब्लम्स उठती हैं तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम, इम्पीचमेंट हैज़ नेवर वर्कड एज अ सिस्टम। करेक्ट। सो यू आर राइट, समटाइम्स ये लगता है कि मैंने ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इनको बाहर भेजिए उठा के, वो भी एक होता है। सो अलग अलग कैटेगरीज में है। बट
चीफ जस्टिस की ट्रांसफर्स पे मुझे लगता है कि बहुत स्लो होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस को समय लगता है एक कोर्ट को समझने में। उसके सो साथ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस इज नॉट गुड इन माय व्यू। जस्टिस कॉल, जब जजेस का क्रिटिसिज्म होता है, ओपन क्रिटिसिज्म कई बार हमने देखा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक फिक्स होनी चाहिए? देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ जज से क्या मतलब होगा? क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट या क्रिटिसिज्म ऑफ पर्सनल कंडक्ट में पूछूं? नहीं, पर्सनल इशू का तो खैर मतलब नहीं होता। ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम जजमेंट, उनका जो जजमेंट उन्होंने पास किया है। उन्होंने जजमेंट पास करा है, ये जी। उनकी सोच है, जी। ठीक है। अगर उनकी ये सोच है तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपकी सोच फर्क हो सकती है, जी। बट कोई अगर रीज़न एट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? ये तो एक व्यू है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज वाज द इशू ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन जी। ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड देन द सेम सेक्स मैरिज इशू। जी। मैं जज बना था जब डीक्रिमिनलाइजेशन का इशू हमारे बेंच के आगे आया। जी। मैंने अपने सीनियर से कहा, जी इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट करा। कन्वेंशन ये है कि एक भी जज दो में से कहे एडमिट करने को तो एडमिट होता है। इशू नोटिस। हाँ, नोटिस या एडमिट जो भी। Admit, फिर वो मैंने कहा, जी इसको लगाते हैं सुनवाई पे। बोले अब तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। एंड ओवर ए पीरियड टाइम आई रियलाइज कि सोसाइटी, कई जजमेंट सोसाइटी की चेंज से आती है। वो केस एक और बेंच के आगे गया, बाद में कुछ साल बाद वो लिमिनी में खारिज हो गया, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे सबरवाल का बेंच था, उन्होंने सेट असाइड करके वापस भेजा। फिर जस्टिस ए.पी. शाह के बेंच ने वो डीक्रिमिनलाइज करा। फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था उसने उस जजमेंट को सेट असाइड करा। फिर रिव्यू हुआ। सो कई साल लगे इसकी मूवमेंट में। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मोटिवेटेड था या वो गलत था। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया एवोल्यूशन का। Correct. और कुछ सोसाइटी के एवोल्यूशन के संग भी ये चीज, इसमें थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। उसी तरीके से अगर सेम सेक्स मैरिज इशू पे हम दो जने माइनॉरिटी में थे तो उसका ये मतलब नहीं कि हम गलत थे। जी। हमने मैरिज के अलावा कुछ और स्टेटस दिया उस चीज़ को एक अलग तरीके से। अभी नहीं माने, हो सकता है 10 साल बाद कोई माने। तो इस बात को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि जजमेंट का अनलेस कोई एब्सर्ड सी चीज़ है, जी। क्लियर कानून के खिलाफ जा रहा है, एक व्यू एक्सप्रेशन है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट तो ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द जज मैं नहीं मानता हूँ सही है, अनलेस कि कोई समवेयर इज अ पर्सनल कंडक्ट ऑफ द जज करेक्ट। विच इज इन्वॉल्व्ड। करेक्ट। क्या कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस अब खतरे में है? चैलेंजेस तो हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, मैं मानता हूँ, जी। और वो कई अलग अलग तरह की आती हैं। जी। देखिए, एक तो है हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट, हाउ स्ट्रांगली टू डील विद द गवर्नमेंट। देयर हैव बीन मेनी इश्यूज पहले भी। अब देखिए, कमिटेड जुडिशरी का इशू 1970s में चला था। कमिटेड जुडिशरी क्या है? टू प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोच पे, या सरकार में आज भी वो चैलेंजेस उठते हैं। दूसरा, ये सोशल मीडिया बहुत स्प्रेड कर गया है। हर जने की व्यू होती है, और कई बार हर जने की व्यू उस बारे में होती है जिसे विद रिस्पेक्ट में कहूँगा कुछ पता नहीं है उसके बारे में। करेक्ट। और बड़े अथॉरिटेटिवली कमेंट करेगा उस बात पे। सो पोस्ट रिटायरमेंट सोशल गैदरिंग में कई बार हुआ, किसी ने पूछा ही ऐसे क्यों है। मैंने कहा आपको मैं क्या समझाऊँ इसमें, मतलब आप इग्नोरेंट अबाउट लॉ हैं कोई जना, बट वो बड़े वेहेमेंटली अपनी बात कहता है। और एक ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है हमारे यहाँ, डिवाइड है, देयर इज नो डाउट अबाउट, थिंकिंग प्रोसेस का डिवाइड है सोसाइटी में। और बात को बजाय मॉडरेटली कहने के बहुत वेहेमेंटली कहा जा रहा है। जी। आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो आज वर्ल्ड वाइड भी यही फिनोमेना उठ रहा है। जी। वॉर्स जो 3 महीने नहीं चलनी थी 3 साल चल गई। मैंने तो ये सोचा था कि कोविड टाइम्स के बाद ह्यूमन रेस जो है वो और थमेगी, सोचेगी। रिवर्स ही हुआ है उसका मेरे हिसाब से तो। सो ये एक वर्ल्ड फिनोमेना, नेशनल फिनोमेना है जहाँ पेशेंस फॉर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू कम होता जा रहा है। जी। हर जना सोचता है माई वे और हाईवे वाला हिसाब है। ये एक चैलेंज, हमारी सोसाइटी का चैलेंज है मेरे हिसाब से।
अब जब बात जजेस की हो रही है तो बात जस्टिस की भी होगी, जस्टिस कॉल। क्या आपको लगता नहीं कि आम आदमी के लिए जस्टिस उतना एक्सेसिबल नहीं रह गया है? नहीं, मैं समझता हूँ एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस तो बड़ा है। देखिए, मैं नालसा का हेड रहा, नेशनल लीगल जी। सर्विस अथॉरिटी का, ऑलमोस्ट 14 महीने में रहा। जो ग्राउंड लेवल एक्सेस है वो पैरा लीगल से, लीगल से, नालसा से और से बढ़ा है। एक ग्रोथ ऑफ लिटिगेशन की वजह ये भी है कि जो सोसाइटी का पार्ट अपने राइट्स को एजर्ट नहीं कर पाता था, जी। वो आज एजर्ट कर पा रहा है। उसमें सोशल बैकवर्डनेस वाली क्लासेस, उसमें विमेन कैटेगरीज, एजर्शन है उनका राइट्स का। तो वो एक बेटर प्रोसेस है। ये लिटिगेशन में समझता हूँ जो जनरेट करता है तो असर्शन ऑफ राइट है, या गांव में किसी की ज़मीन है, ऐसे इश्यूज हैं, बट उसको रिजॉल्व करना जल्दी ज़रूरी हो गया है। सो मैं ये नहीं मानता हूँ कि नीचे जस्टिस नहीं मिलता है, बट चैलेंज ये है कि जस्टिस एक्सपेंसिव पड़ जाता है और एक प्रोसेस के थ्रू जाने में बहुत समय लग जाता है। करेक्ट। ये एक चैलेंज है। इसलिए कई बार कोशिश ये कराई जाती है जो लोक अदालत वगैरह में होते हैं या पैरालीगल्स काम करते हैं जी। कि छोटे मुद्दे गांव के वहीं पर सुलझाए जा सके। जी। देखिए, मैंने 2 जगह देखा, पंजाब हरियाणा और चेन्नई में, जी। मोर और लेस पेंडेंसी सिमिलर थी। सब डिफरेंट स्टेट्स हैं, जी। नंबर ऑफ जजेस भी मोर और लेस सिमिलर थे। जी। वन ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ लिटिगेशन रेगुलर सेकंड अपील्स, क्योंकि वो एग्रेरियन स्टेट्स हैं। पानी का झगड़ा, ज़मीन का झगड़ा, बाउंड्री का झगड़ा, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें उठते थे। तो उसमें पुराने केसेस को डील करना एक ज़रूरी होता था। डिफरेंस जो मुझे लगा था और जिस पे मैंने कोशिश करी थी, पंजाब में से 5 साल से ऊपर केसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे थे, उस वक्त पंजाब हरियाणा दोनों में बहुत स्मॉल परसेंटेज थी, 3 या 4% होते थे उस वक्त केसेस थे। वही चीज़ तमिलनाडु गया था तो 24% थे ऐसे जी। केसेस। जी। तो हमने कहा पुराने केसेस को टेक अप करके नीचे लाइए, क्योंकि आप एक पैरामीटेरिया पोजीशन में हैं जजेस स्ट्रेंथ और लिटिगेशन, और स्लोली 2.5 साल में हम उसको ऑलमोस्ट 18% पे ले आए थे। तो हर कोर्ट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। छोटे कोर्ट्स की डिफरेंट है, बड़ी कोर्ट्स की अलग हैं। एक तरह की लिटिगेशन नहीं है, एक तरह की सोल्यूशन नहीं है। तो कई बार कोर्ट सेंट्रिक इशूज हैव टू बी डेल्ट विद। 5-6 कोर्ट्स हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट कि सब जगह एरियाज वही है। जी। तो इलाहाबाद में अगर 1980s की क्रिमिनल मर्डर अपीलेशन सुनवाई हो रही है, 80s की, चेन्नई से जब मैं वापस आया तो 2017 में तो 2016 की मर्डर अपील सुनवाई हो रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के ही एक भाग में अलग पोजीशन है, वहाँ अलग तरह के केसेस हैं। सो इन दोनों स्टेट्स में मैक्सिमम पेंडेंसी सरप्राइजिंगली मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस की थी। जी। अब लॉ उस पर सेटल्ड है। तो ये चीज़ें तो एट द लेवल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह सेटल होनी चाहिए, जो हमने सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करा भाई सेटिंग अप सिस्टम बिटवीन की उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है कि ये मामला इंश्योरेंस कंपनी, पुलिस और पार्टीज के बीच में सेटल हो। क्योंकि कई बार पैसा जमा होता था, हमने देखा कि करोड़ों रुपए जमा पड़ा हुआ है जी। और लेने वाला कोई नहीं उसमें। जी। और ज़रूरत उस वक्त होती है जब वो एपिसोड हुआ होता है। जी। जी। उसमें फ्रॉड्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है। करेक्ट। तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एआई के यूज़ में एक्सपेरिमेंट जो देखा जा रहा था, जी। वो एमएसीटी केसेस में था, क्योंकि आफ्टर टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। बाय एंड लार्ज पहले कानून अनसेटल था, आज के दिन कानून ब्रॉडली सेटल्ड है उस इशू पे। करेक्ट। करेक्ट। तो एमएसीटी के केस अलग तरीके से देखने चाहिए, Correct. सेकंड अपील अलग तरीके से देखने चाहिए। Correct. मैं हमेशा अपने यंगर जजेस को कहता था कि जब आप कोर्ट में बैठते हैं तो किस जुरिस्डिक्शन में बैठते हैं उसका ध्यान रखिए। हर जुरिस्डिक्शन की मर्यादा अलग होती है। करेक्ट। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई एम सॉरी टू टेक अ स्मॉल पॉज, तो शायद अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो शायद कलकत्ता शायद टॉप पे निकल के आया है, जहाँ की हाई कोर्ट में शायद 50 साल तक का भी कुछ मैटर पेंडिंग है। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहने की परमिशन मैं आपसे मांगना चाह रहा हूँ, इस करके कि कॉमन मैन या वो जो गरीब तबका है
वो जब कोर्ट पहुंचता है या जब वो न्याय की गुहार लगाता है किसी एमएम साहब के सामने, तो उसको डील करने का तरीका, या कोई रसूखदार आदमी जिसने हॉट शॉट लॉयर इंगेज कर रखे हैं वो मेंशन करता है, उसकी मेंशन नहीं सुनवाई होती, वो तुरंत हाई कोर्ट जाता है, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल का डायरेक्शन लेकर आता है और वो मैटर को प्रयास करता है कि मैटर जल्दी उसके डिस्पोज ऑफ हो जाए। क्या ये लग्जरी उस गरीब इंसान को, उस कॉमन मैन को उपलब्ध है? एंड लॉर्डशिप वुड अग्री विद मी कि ये लग्जरी उसके पास नहीं है। सो कहीं ना कहीं तो ये उसके राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। या फिर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फर्जी केस लग गया है, जेन्युइन है फर्जी, वो तो अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना है। पर अगर 10 साल बाद आपने उसे बरी किया, 20 साल बाद बरी किया और साल 2 साल वो जेल में किसी कारणवश रह गया, या बहुत सारे लोग ऐसे भी जेल में हैं जिनके पास जमानत तक का पैसा नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये तो मैटर ऑफ लग्जरी बनता जा रहा है रसूखदारों के लिए, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और कॉमन मैन या गरीब इंसान पीछे जा रहा है। देखिए, आपने कई मुद्दे एक साथ उठाए लॉर्डशिप्स। एक ये है कि जो केसेस आते हैं, मैं मानता हूं कि केस जिस दिन दाखिल हुआ उस दिन तो एरियर नहीं हो जाता ना, वो पेंडेंसी है। करेक्ट। तो एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि इस तरह के केस को डिसाइड करने में आइडियली कितना समय लगना चाहिए। करेक्ट। 2 दिन 4 दिन में तो नहीं हो सकता। क्रिमिनल अपील ज़्यादा टाइम लेगी, सिविल सूट ज़्यादा टाइम लेगा, रिवीजन कम लेगा जी। उसकी मर्यादा मैं जैसे कहा अलग अलग है, तो अप्रोच जज का अलग अलग होना चाहिए डिपेंडिंग कि क्या जुरिस्डिक्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। तो जब हम कहते हैं इतने लाख केसेस पेंडिंग है जी, तो उसमें ऐसे है कि इतने लाख केसेस तो आइडियल टाइम पीरियड को क्रॉस ही नहीं करें, पर वो कोई देखता नहीं है। जो केस टाइम से डिसाइड हो जाता है वो भी नहीं देखा जाता। नेचुरली जो केस एक टाइम पीरियड से लंबा हो जाता है वो एक प्रॉब्लम केस हो जाता है। उसमें कई तरह के केसेस स्पेशली हैं। फॉर एग्जांपल सिविल केसेस में प्रोबेट और पार्टीशन के केस माने जाते थे हमेशा से कि बड़ा समय लेते हैं, पारिवारिक मामले हो जाते हैं इसलिए वो लेते हैं, बाकी केस शायद जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस को कैसे डील करा जाए इस पे सोच करनी पड़ेगी, एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि आप जो कह रहे थे कि भाई जो कोर्ट में गुहार लगाते हैं उनको सबको बराबर का स्टेटस मिलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जज अपने आप तो नहीं कर सकता ना, वकील उसके पास आना पड़ेगा। क्या क्वालिटी ऑफ वकील है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसमें वो कई बार टेक केयर करता है सिचुएशन को। अगर जो गरीब आदमी है वो शायद उस तरह की वकील ना एंगेज कर पाए, प्लस उसकी कैपेसिटी ऊपर नीचे जाना बार बार बहुत मुश्किल है। जो मोर एफ्लुएंट हैं जी, वो यहाँ रिलीफ नहीं मिला तो ऊपर पहुँच जाएंगे, नहीं हुआ खारिज हुआ फिर नीचे आ जाएंगे। ये तो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है और वो किसी भी सिस्टम में रहेगी जी, क्योंकि सबकी इक्वल एबिलिटीज तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। कोर्ट कोशिश कर सकता है कि एज फार एज पॉसिबल ये चीज़ इसको डील करा जाए। मैं जब मेरे पास ओल्ड क्रिमिनल अपील लगी थी जब दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच में था, कई केसेस में तो वो अगर उसको बेल पे है तो उसको पहले वारंट दे के वापस बुलाना पड़ता था, मिलता नहीं था। और ज़्यादातर पुराने केसेस मैंने देखा था कि गरीब तबके के आदमी के थे। वो आप सही कह रहे हैं। एक ही केस मेरे पास एक एफ्लुएंट आदमी का आया जी, और आयरनी ये था कि हमने अल्टीमेटली जब उसको क्रिमिनल अपील को खारिज करा अल्टीमेटली, तो बाद में आके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो तो जी अपने एक डबल पासपोर्ट बना के देश के बाहर बैठा हुआ था। तो मुझे लगा कि हमने किसी केस में जिसमें एक एफ्लुएंट आदमी था उसको कन्विक्ट भी करा है, तो अब वो कैसे बाहर चला गया। तो ये चैलेंज तो रहती ही है। जी, गरीब आदमी का केस किस तरह जल्दी हो सके इस पे डिपेंड भी करेगा कि आप किस तरह की लीगल असिस्टेंस दे सकते हैं। आई थिंक डेवलप्ड सिस्टम्स में बोथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल्स जो असिस्टेंस देते हैं एक पैरामीटर पे, हमारे यहाँ दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो एक्विटल की जो एक बात आप करते हैं वो तो ऐसा होता है कि देखिए एक तो क्लीन एक्विटल्स होता है कि कुछ भी केस नहीं था, बड़ी जाती हो जाती है इसमें। बट कई बार ऐसा भी होता है कि द सुपीरियर कोर्ट फील्स कि इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाना चाहिए, मतलब क्योंकि क्रिमिनल केस की पैरामीटर्स फ़र्क है। बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट केसेस टू बी प्रूव्ड, एक कोर्ट ने कहा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, हायर कोर्ट ने कहा नहीं इसमें कुछ ऐसे
इन द प्रोसिक्यूशन, इन इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे मुद्दे रह गए जो विच रिजल्ट्स इन एक्विटल। कई बार लोगों ने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो ये कोर्ट का काम नहीं है कि ढूंढते रहे लोगों को कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। अगर प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक हुई है तो जज के हाथ में क्या है? वो कैसे कह सकता है कि मेरी सोच में ये चीज़ हुई है तो इसलिए इस तरह होना चाहिए। वो एक मूवी थी वो उसमें वहाँ पर मैं देख रहा था तो वो जज का रोल परफॉर्म करते करते वो कहता है अल्टीमेटली कि एक एफ्लुएंट आदमी को जब कन्विट करता है तो कहता है कि हम यहाँ इधर बैठे हैं देख रहे हैं अब गवाही आएगी कैसे सौरभ आएगी, शुक्लाचार्य लिबरी पार्ट हाँ, 1। हाँ। तो बड़ा इट्स अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जज इन जी। दिस पॉइंट ऑफ व्यू जी कि सब उसको सुनाते रहेंगे, कहते रहेंगे, वो क्या प्रोसिक्यूशन हो रही है वो कोई देख नहीं रहा है। ये सौरभ शुक्ला के लिए तो एक कॉम्प्लीमेंट है। फिर उसने आखिर में जाके कहा कि भाई आज नहीं होने दूंगा मैं, जी आज तो भेजूंगा इसको। These are sometimes realistic reflections of what is happening in courts and society. जी एक नंबर गेम हमारे यहाँ हर चीज़ में एडवर्स है। देखिए कोर्ट्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी और चीज़ों में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अप्रोप्रिएटली जजेस नहीं है, पर जज लोड बहुत ज़्यादा है। जी वो तारीख पढ़ती है तो वो तकलीफ होती है लिटिगेंट को कि पर जज को लगता है कि अगर मैं दिन में 15 केस डिसाइड कर सकता हूँ, मेरे जी। अगर 100 केस लगे हुए हैं तो मैं 20 अगर डेटे भी दे देता हूँ तो वैसे ही मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। पर उसको एक चीज़ केयरफुल होना चाहिए कि जहाँ एक केस बार बार डेट ले रहा है जी उसको प्रायोरिटी देखे ताकि इस प्रोसेस का या ज़्यादा केसेस का एब्यूज़ या मिसयूज़ ना हो। जी इसके लिए एक टैब रखना चाहिए कि ये केस कितनी बार लिस्ट हुआ है, क्या हुआ है इसमें। जी ये जज के लिए कोर्ट मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सम ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी आई सॉ इन अमेरिका, जी उनकी स्ट्रेंथ है कोर्ट मैनेजमेंट। जी वो सब चीज़ इस तरह अरेंज करते हैं कि पूरी एफिशिएंसी लेवल आती है। हमारे यहाँ कोर्ट मैनेजमेंट आई फील काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है इसमें। करेक्ट। तो क्या आज हम ये मान सकते हैं कि इन सारी खामियों के बीच में आम आदमी के लिए न्याय का सफ़र उतना आसान नहीं है? देखिए वो सफ़र तो आसान नहीं है, लेकिन जब वो त्रस्त हो जाता है सब चीज़ से तो फिर भी यही कहता है ना कि मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। करेक्ट। ठीक है, तो क्यों कहता है? अगर उसका क्योंकि अंतिम विश्वास तो वही है। तो उसको विश्वास है ना, कुछ तो विश्वास है। करेक्ट। उस विश्वास में खामियां भी हैं, लेकिन विश्वास तो है कि देर सवेरे जब भी मिलेगा मुझे कोई जस्टिस शायद मिलेगा इसमें। हाँ, अंतिम तो वो अंतिम एक लोगों विश्वास का है। और अगर आपने जल्दी इंसाफ देना है तो उसमें सुलह करा के बहुत सारे मामले निपटाने पड़ेंगे। जी एक सरकार की अप्रोच बदलनी पड़ेगी कि हर केस को हाईएस्ट कोर्ट तक नहीं जाना है, और जो लोग अननेसेसरली ऊपर नीचे लिटिगेशन में करते हैं उसको रोकना है उस चीज़ को कि अच्छा वकील का ये मतलब नहीं है कि आप उसको प्रोलॉन्ग करें, ट्रायल्स को प्रोलॉन्ग करें, बाकी चीज़ों को प्रोलॉन्ग करें। तो एक मल्टी एफर्ट होना चाहिए, कोई एक चीज़ से सोल्यूशन नहीं मिलता। मैं समझता हूँ। आपने यूएस की कोर्ट्स भी देखी हैं और इंडियन कोर्ट्स के तो आप पार्ट रहे हैं। हालांकि बराबरी संभव नहीं है कंसिडरिंग दी पॉपुलेशन और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, फिर भी क्या कुछ अंतर नज़र आता है? क्या कुछ सीखने को है इंडियन जुडिशरी के लिए यूएस और यूके कोर्ट से आपकी दृष्टि में? मेरे दृष्टि में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। जी एक उनका कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कि सोच समझ के पूरा ट्रायल सेट होगा और फिर वो चाहे वर्षा हो चाहे कोई जिए या मरे वो देखते नहीं है, फिर वो आपको वो तारीखें नहीं देंगे। अच्छा। तो एक एडजर्नमेंट कल्चर एब्सेंट है बिल्कुल, जो यूएस कोर्ट्स में मैंने देखा। दूसरा, बड़े हाई प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट, चाहे वो मीडिएशन हो, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे प्ली बार्गेनिंग हो, वो कोर्ट में वो उसको एक अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो बाईपास क्रिएट होते हैं ना, तो दे हैव क्रिएटेड दीज बाईपासेस जी जिससे लिटिगेशन की संख्या कम हो जाती है। जी और वहाँ भी जो मैंने सुनने में आया जब मैं गया कि भाई अर्ली 80s में उनकी भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थे जो इंडिया फेस कर रहा है, बट इस चीज़ को यूटिलाइज करा। सेकेंडली, वहाँ कॉस्ट को भी यूज़ करा गया है कि भाई
एक्चुअल कॉस्ट हो। तो कई बार आपको ये वे करना पड़ेगा, आप छोटे से कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट तक जाएंगे तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर्सनल हमारे यहाँ एक्सपेंसिव भी है, लेकिन फिर भी आप सस्ता भी हो सकता है, आप ऊपर नीचे कई चक्कर लगा सकते हैं। करेक्ट। तो वो एक और प्रॉब्लम है, एज अ तीसरा प्रॉब्लम मैं कहूँगा। करेक्ट। हमारे सिस्टम्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज इन अ वे कि जब केस की तारीख लगी तो सुनवाई हो। फिर उनका एक और जो इशू है अपार्ट फ्रॉम दीज 2-3 इशूज इज वो ओरल बहस को बहुत छोटा थोड़ा समय देते हैं। फिक्स कर देंगे आधा घंटा बहस होनी है, तो आधा घंटा ही बहस होगी, वो 32 मिनट बहस नहीं होगी हर केस में। हमारे यहाँ दिनों तक बहस होती रहती है, ये एक और बड़ा मुद्दा है। और उनकी जजमेंट्स भी जो हैं वो बहुत प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट है जी। कोई रामायण नहीं लिखता उसमें। हमारे यहाँ बहुत लंबी जजमेंट्स हो गई हैं। जो प्रेसिडेंट्स का इशू है ना कि भाई दोनों वकीलों ने 25 केस साइट कर दिए, अब आप डील करते रहिए उसको, वहाँ तो वो सिर्फ लिखते हैं कि ये केस उसने साइट करी, ये केस उसने साइट करी, उस पर फर्दर डिस्कशन नहीं होता, अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इंग्लैंड से जिससे हम बोरो करते हैं वहाँ भी ऐसी जजमेंट्स नहीं जाती हैं कि 2-2, 4-4, 5-500 सफ़े तक जजमेंट जा रही है जी। तो मुझे लगता है वो एक छोटा लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है हमेशा जी। सो वो एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज हो जाती है, टू द पॉइंट होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल है जी। तो मैं कई बार जजेस को जब जुडिशल अकेडमी जाता था तो मैं कहता था कि देखिए वो हमारे वक्त इंग्लिश ग्रामर की किताब होती थी, रेन एंड मार्टन जी जी, उस लाल रंग की किताब होती थी, उसमें एक प्रेसी पेज होता था प्रेसी राइटिंग पे। तो प्रेसी राइटिंग सबको जजेस को भी सीखनी चाहिए, टू राइट ब्रीफली। बट वो एक वॉल्यूम जो बढ़ रहा है उसका एक वजह ये है कि हर साल 19-20 वॉल्यूम तो SCC के आ जाते हैं, बाकी आ जाते हैं, जजमेंट्स इतनी हैं। तो ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर जजमेंट को एक एनालाइज करेंगे, ये एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट बनता जा रहा है। मैं तो कोर्ट में परमिट नहीं, कई बार मैंने कहा देखिए जजमेंट किस लिए दिखाई जाती है, टू परसुएड द जज। इसलिए अगर जज उस लॉ पे डिफर नहीं कर रहा है तो क्या जरूरत है जब तक नहीं मानेगा, और उसके लिए एक जजमेंट भी काफ़ी है बजाय 25 देने के। या फैक्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो आप दिखा रहे हैं कि देखिए आइडेंटिकल फैक्ट्स में ये व्यू ली गई। बट आज के दिन कंप्यूटर का डिसएडवांटेज ये कि वो जूनियर कोई बैठ के सारे केस लॉ उस पर निकाल देगा, फिर आप सबकी आप प्रिंट बना देंगे, फिर आप एक वॉल्यूम बना के दे देंगे उठा के जी। आप कहिए रिटन सिनॉप्सिस दाखिल करिए तो 20-25 सफ़े के ले आएंगे। तो मेरी कॉज लिस्ट कहती थी कि रिटन सिनॉप्सिस रनिंग इनटू नॉट मोर देन 3 पेजेस। मैंने कई बार उसमें अगर एक बार 6 पेज किसी के थे, मैंने अगले 3 उतार के वापस दे दिए थे उसको, मैं 3 पेज ही देखूंगा, या लिखना सीखिए इतने में। आपको चाहिए तो आप पहले बोलिए कि इसमें 5 चाहिए, 6 चाहिए। आइडिया इतना एफर्ट यही था कि आप बात छोटी कहना सीखिए ताकि हम भी छोटा लिख के उस मामले को ख़त्म कर सकें, ख़त्म करें। हर केस में 80-90% केसेस अपने फैक्ट्स पे डिसाइड होते हैं। करेक्ट। दे डू नॉट नीड वेरी लार्ज इल्यूसिडेशन ऑफ लॉ, उसकी आवश्यकता नहीं है। करेक्ट। वो कुछ केसेस होते हैं जिसमें ज़रूरत होती है, ठीक है, हर केस के पास अपनी खुद की कुंजी होती है। मैटर्स ऑफ द मोमेंट होते हैं, वो मैटर्स ऑफ द मोमेंट मस्ट बी डिसाइडेड इन द मोमेंट। अगर उस पर 10 साल लग गए तो आप ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई फिर जस्टिस तो अगर एक बार कोर्ट कन्विंस हो गई तो फिर उतना मतलब पतला नहीं कि आप, और वो जस्टिस सफ़र करती है इसमें, एज अ कॉन्सेप्ट जो भी हम जस्टिस मानते हैं वो सफ़र करती है। तो जुडिशरी का सबसे बड़ा ही चैलेंज ये है, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि टाइम पे जस्टिस ना मिलना इज ए चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। अब हम लोग आ चुके हैं उस ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं निजता के अधिकार के बारे में, राइट टू प्राइवेसी। आप जस्टिस पुट्टास्वामी जजमेंट के बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि राइट टू प्राइवेसी सिर्फ अब कागज़ों पे रह गया है कि वास्तव में ये एग्जिस्ट कर रहा है, कंसिडरिंग ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शंस आए दिन जिस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेशन में अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, कोर्ट्स उसे एक्सेप्ट भी कर ले रही हैं, और इतना डिटेल्ड जजमेंट है जस्टिस पुट्टास्वामी का या PUCL के जजमेंट्स हैं कॉल इंटरसेप्शन पे, फिर भी उसे कोई ना कोई तरीका दे के उसको जो भी आ रहे हैं एविडेंसेस इन वायलेशन ऑफ जस्टिस पुट्टास्वामी उसे एक्सेप्ट कर ले रही हैं कोर्ट्स। देखिए प्राइवेसी का राइट तो है और ये क्रिएट करा गया। इंडिया वाज एक पायनियर था प्राइवेसी राइट्स में। यूरोप में उस वक्त डिस्कशन ही हो रहा था जब हमने क्रिएट करा राइट ऑफ प्राइवेसी। पर उसमें हमने ये भी कहा है कि
ये इवॉल्व करेगा, एज इश्यूज विल क्रॉप अप इट इवॉल्व। हर सिचुएशन को पहले से देखना मुश्किल है इस चीज़ में। दूसरी बात जो आप कह रहे हो पर्सनल इन्वेजन की जो है जी, वो प्राइवेट पार्टी से भी होता है कई बार, और बिकॉज ऑफ अगेन सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल, और सरकार की तरफ से भी हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुडिशरी को क्रैकडाउन करना पड़ेगा उन एस्पेक्ट्स में जी, कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मस्ट फ्लो। और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है। कभी कोई पार्टी पावर में वो कहते हैं कि जी स्टेट में तो वो किसी और के फ़ोन टैप कर रही है, कभी दूसरी पार्टी कहीं और है तो वो वही टैप कर रही है। तो हम ये एक पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस के हम एक एवरेज आदमी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको डेटर करने के लिए इन्फोर्समेंट होनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से जी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ। मन में कभी कभी ये विचार आता है, क्या आपके मन में भी ऐसा विचार आता है कि जो बढ़ती सर्विलेंस है या जो बढ़ते इंटरफेरेंसेस हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, वो कहीं इंडिया को आने वाले दिनों में एक कंट्रोल्ड लिबर्टी वाली स्टेट ना बना दें? देखिए, ये एक आज दुनिया में ही एक ये चैलेंज आ रहा है। एक तरफ से स्टेट कहती है कि भाई हमारी चैलेंजेस बढ़ती जा रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो यूज़ क्रिमिनल्स का या एंटी स्टेट एक्टर्स हैं वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यह है कि भाई इस बहाने से जी, स्टेट ऐसी डोमेन में न चली जाए जिसमें हमारी इंडिविजुअल राइट सफ़र करे। जी, तो दोनों मुद्दे हैं, इसको बैलेंस कोर्ट्स को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर हम अननेसेसरी इंटरफेरेंस को डेटर करना है तो उस पर कहीं ना कहीं जुडिशरी को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पर सिक्योरिटी और स्टेट के नाम पे सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी और स्टेट है वहाँ कहीं ना कहीं लीवे देना पड़ेगा। देश के कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें चैलेंजेस, एक्सटर्नल सोर्सेस के भी चैलेंजेस आते हैं। जी, कश्मीर बड़ा एक क्लियर केस है इसमें। जी, सेंसिटिव जोन है, नॉर्थ ईस्ट है, अगेन सेंसिटिव तो जोन। कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव जोन है बांग्लादेश की प्रॉब्लम के संग जो बंगाल के एरिया में Another प्रॉब्लम example. आ रहा है वो। सो अब हम नेबर्स तो चूज़ नहीं कर सकते अपने, क्या करें। तो हर जने को वही पोजीशन है। तो हमारे नेबरहुड की जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना है जी, और उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, ये एक प्रॉब्लम आता है। आपकी दृष्टि में जब आज का समय, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या कुछ एक साल बाद जब आने वाली जनरेशन पीछे पलट के देखेगी, तो आज की जुडिशरी को कैसे याद रखेगी? देखिए, ये पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत मंथन हो रहा है, सोसाइटी में ही मंथन हो रहा है। हम इवॉल्व कर रहे हैं एक फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू सर्विस सोसाइटी, एक एवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है। एजुकेशन बढ़ रहा है। मैं अभी तो कहूँगा लिटरेसी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह का एजुकेशन होना चाहिए शायद वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमेशा ट्रबलसम पीरियड होता है दुनिया के किसी भी भाग में। जब ये चेंज ओवर हुआ है, ट्रबलसम पीरियड है। हमारे यहाँ फिर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि उतनी वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन नहीं देखी गई है। और मैं मानता हूँ उसकी वजह ये है कि लोगों का फेथ है। जी, फेथ भी है और रिलीजियस बिलीफ्स भी हैं, जिसमें हम जी, समझते हैं कि कुछ हम कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, तो इसलिए जिस जने को रिबेल करना चाहिए वो भी रिबेल नहीं करता है, वो जी। अपनी फेट को समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जी, तो 10 साल बाद इस पीरियड को जुडिशरी की एक थोड़ा सा ट्रबलसम पीरियड, जब चेंजेस हो रहे हैं वो देखा जाएगा। हम लोग कैसे उसमें अपने आप को इक्विप करते हैं या कर रहे हैं या करा है, ये तो डिटर्मिनेशन होगी ही। तो हमेशा एक डिस्पैशनेट व्यू होता है। जब थोड़े पीरियड निकल जाए तो आप पास को एक डिस्पैशनेट व्यू से देखते हैं। जी, बट कई बार ये है कि आप उस वक्त के चैलेंजेस को देख के देखिए।
10 साल बाद के चैलेंजेस को देख के आज को जज करेंगे तो सही नहीं है, या 20 साल पहले क्या हो रहा था उस चैलेंजेस को देख के हम आज उनको वैल्यू जज करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये तो एक प्रोसेस है। नहीं, जैसे कह रहा था जस्टिस अय्यर का, जस्टिस कृपाल का, जस्टिस मिश्रा का, और आज जितने एलिगेशंस आ रहे हैं, ट्रांसफ़र को लेके कंसर्न रेस किए जा रहे हैं, पोस्टिंग को लेके कंसर्न रेस किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट को लेके कंसर्न रेस किए जा रहे हैं, इन सारे उहापोह के बीच में क्या आपको नहीं लगता है कि जुडिशरी की जो छवि है उसको क्षति पहुंच रही है? नहीं, क्षति तो पहुंची है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्षति नहीं पहुंची है, बट वो पीरियड्स अलग थे, इसीलिए हम उस पीरियड को डिटर्मिन कर रहे हैं। देखिए, उन पीरियड में भी 70s में भी जब कमिटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था, आप अपॉइंटमेंट प्रोसेस 1950 से देखिए तो हमेशा प्रॉब्लम रहा है जी। बड़ा सिंपल रीज़न है उसका जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को रोल दिया गया चेक एंड बैलेंस का। जो पॉलिटिकल पावर है वो कभी नहीं चाहती कि उन पे कोई चेक एंड बैलेंस हो, जो जीता हुआ आदमी। करेक्ट। उनको लगता है हम इलेक्शन जीत के आए, ये हमारी विक्ट्री है। करेक्ट। बट हमारी डेमोक्रेसी वन ऑफ द फ्यू डेमोक्रेसी जिसने शुरू से एडल्ट फ्रेंचाइज फुल्ली दिया और फर्स्ट पास द पोल रखा। कोई हमने ये नहीं रखा कि भाई इट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वोट सीट्स हैं। तो बाय एंड लार्ज 40, 45, 48, कभी कभी 50% से ऊपर गया है पे आदमी इलेक्शंस जीतते हैं और गवर्नमेंट्स पावर में आई हैं और डिस्प्रपोर्शनेटली पावर में आती हैं। ठीक है। 2% की शिफ्ट से पूरी सरकार पलट जाती है इलेक्शंस में। तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिसने उनको इस तरीके से पावर दी है उसने ही ये जुडिशरी को भी बनाया है ताकि वो चेक एंड बैलेंस करे। इंट्रिंसिकली जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल तो उसका एंटी मेजॉरिटेरियन हो जाता है। जी जी। वो इसलिए हो जाता है कि जो मेजॉरिटी में वो अपने काम तो वैसे ही करवा सकता है। तो जो जुडिशरी है उस पर चेक एंड बैलेंस रखती है तो उसको एंटी मेजॉरिटेरियन रोल माना जाता है। और पर अंडर द गार्ब ऑफ PIL और अदरवाइज मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिकल बैटल्स शुड बी फॉट इन पॉलिटिकल फील्ड। ये ना सरकार को ना ऑपोजिशन को इस फोरम को एक पॉलिटिकल बैटल के लिए इस्तेमाल करने का इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि कुछ एरिया पॉलिटिकल डोमेन में ही सेटल होते हैं। करेक्ट। पर कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो इसका लीगल रेमिफिकेशन है, जुडिशियल डोमेन है। वहाँ अगर वो जो चैलेंज तो वही करेगा ना जो सरकार करेगी। करेक्ट। ऑपोजिशन की तो क्षमता नहीं कुछ करने की। तो जब वो चेक एंड बैलेंस आता है तो उस वक्त कहा जाता है कि इंटरफेयर कर रही है, बट दैट्स द वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जुडिशरी को रोल दिया हुआ है एंड दैट रोल तो परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि जजेस को अब समय आ गया है ओपनली पब्लिक से बात करनी चाहिए, या आपकी नज़र में उनका साइलेंस ही उनकी डिग्निटी है? डायलॉग में तू मैं हो जाए ये तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। बिल्कुल। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो जिस तरह मैंने कंडक्ट करा, एक व्यू ये है कि जज बिल्कुल एक ग्लास हाउस में होना चाहिए अलग से। मैं बिलीव करता हूँ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ इंटरेक्शन रखनी चाहिए जिसमें उसको एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो कि हो क्या रहा है देश में। जी। क्योंकि हमारे काम तो हो जाते हैं, जो लोगों के काम फंसते हैं या सरकार के संग फंसते हैं, ज़्यादातर वही लिटिगेशन होती है, बहुत सारी लिटिगेशन है, उसको समझने की क्षमता बढ़ाती है हमारी। पर अगर हम हर चीज़ में अपने आप को जस्टिफाई करने लगेंगे तो प्रॉब्लम उठ जाएगा। तो पब्लिक डोमेन की भी एक लिमिटेशन होती है। हम पब्लिक में आके बात करने लगे तो अब देखिए अमेरिकन सिस्टम में ऑलमोस्ट कई जगह जजेस इलेक्ट होते हैं, कई जगह नॉमिनेटेड फॉर लाइफ होते हैं। उसकी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आज आप। तो कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है आज के जजेस की लोग ज़्यादा, या आज की जुडिशरी की लोग आज ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या उनसे डरते हैं? मुझे लगता है डरते तो नहीं है, रिस्पेक्ट वेरी करती है। ये रिस्पेक्ट तो हम खुद ही क्रिएट करते हैं ना। एक जज की रिस्पेक्ट होगी वो क्या काम करता है जी। तो हम जुडिशरी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते जी। उनका फेथ अभी भी ये है कि वो अगर कोई ज़्यादती होगी तो एक लास्ट रिजॉर्ट वो जुडिशरी के पास ही आएंगे और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। देखिए, हम जजेस भी एक सोसाइटी का हिस्सा है जी। जो मॉरल वैल्यूज़, जो एथिकल वैल्यूज़, जो ऑनेस्टी सोसाइटी के, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जज के ओहदे पे होती है। बट एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है ना। करेक्ट। करेक्ट। तो उस सोसाइटी में से जो निकले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों में खामियां तो होंगी ही। करेक्ट।
बट उस खामियां को एक चेक इन प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, मैं बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें अगर जजेस अपना पर्सनल एजेंडा नहीं रखेंगे, कि पर्सनल एजेंडा में कई बार ये आ जाता है कि भाई मैं उसको अपॉइंट करूं जज, या ये चीज़ मेरी तरीके से हो जाए, तो उसका कहीं ना कहीं सरकार फ़ायदा उठाती है, मैं बिलीव करता हूँ। अपॉइंटमेंट्स वगैरह का। हाँ, तो इसलिए हमें उस प्रोसेस को जितने हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे और सरकार को थोड़ा सा पुशबैक करेंगे, तो एक बेटर अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो सकता है। आफ्टर ऑल, कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज नहीं था, बट एक वक्त लाया गया और उसको अप्रिशिएट करा गया और उसकी यूटिलिटी थी। जी। अगर उसकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ फेलियर हुआ है, तो फेलियर हमारा है जुडिशरी का, कि हम उसको ऐसे नहीं वर्क कर पाए जैसे शुरू में हुआ या कंटिन्यूड होना चाहिए था। एंड दैट इज़ वाई मैंने ये कहा था जब एनजेसी के बारे में कि भाई 5 मेंबर्स होने थे, जिनमें से 2 बाहर के, 3 जुडिशरी के मान थे, एक मिनिस्टर का होना था, तो शायद उसको, उस लॉ को भी ट्वीक करा जा सकता था। एक ओपन थॉट है कि हम कह सकते थे कि उसमें चीफ जस्टिस का कास्टिंग वोट है, या 5 मेंबर कमेटी होनी चाहिए, जुडिशरी का प्रिवेल करना चाहिए। कहीं ना कहीं औरों की बात भी सुननी पड़ेगी। आज का जो माहौल है, हर जना चाहता है कि उसका एक रोल हो कहीं ना कहीं, और औरों का भी रोल हो इसमें। करेक्ट। बिकॉज जुडिशरी भी बहुत सारे वेरिड मैटर्स को डिसाइड करती है। जी जी। पीआईएल जुरिस्डिक्शन एक बहुत लार्ज जुरिस्डिक्शन है, तो वो बैलेंस ना होने की वजह से, क्योंकि ये शायद ओनली कंट्री है जहाँ देश है कि जजेस अपॉइंट जजेस, तो वो हर बार इस बात पे क्रिटिसिज्म आ जाता है। जी जी। जहाँ ठीक भी चल रहा हो ना, वहाँ भी क्रिटिसिज्म आ जाता है। और इसमें तो मैं नहीं कह सकता कि सब चीज़ ठीक ही है, उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जुडिशियल ट्रांसफर्स होते हैं, ये भी कई बार एक हिडन पनिशमेंट होते हैं जजेस के लिए? कई बार होता है, कई बार होता है। अब सारे मीनिंग, पर कुछ में तो ये हो सकता है। मैं रहा हूँ कोलिजियम का पार्ट, जी तो जी। इसलिए है कई बार। और वो कंसल्टेटिव प्रोसेस हाई कोर्ट जजेस का जो होता था, उस कोर्ट के जो जजेस होते थे उनसे बात करके और बाकी भी इंफॉर्मेशन लेके ही होता था। बट उस वक्त थॉट कई थी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। एक थॉट ये थी कि भाई कुछ अच्छे जजेस को भी इधर से उधर ले जाइए, ताकि यू नो कुछ सिस्टम की इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा ये था कि कुछ प्रॉब्लमेटिक जजेस हैं, उनको अपने यहाँ से हिलाने में फ़ायदा है। कुछ और वजह भी हो सकती थी जजेस को भेजने के लिए। करेक्ट। तो वेरिड वर्जन है, उसमें एक कैटेगरी ये भी है। करेक्ट करेक्ट। इफ आई मे, पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद की जाती है, क्या ये समय अब नहीं आ गया है कि जजेस की भी लिमिट सेट की जाए और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए? मैं एक काउंटर क्वेश्चन में पूछ लूँ, आप अकाउंटेबिलिटी से क्या कहना चाह रहे हैं? जुडिशल काम करने में अकाउंटेबिलिटी ये है कि वो ऑनेस्टली डिसाइड करे। जी। एक, कोर्ट में समय में बैठे और समय पे उठे। जी। जजमेंट्स टाइम बाउंड फ्रेम में डिलीवर करी जाए। करेक्ट। ठीक। अननेसेसरी डेटें नहीं दी जाए। करेक्ट। कोर्ट का टाइम इसमें वेस्ट नहीं करा जाए। करेक्ट। जज अननेसेसरली वर्किंग डेज पे छुट्टी नहीं ले। So, बड़ी सारी चीजें जो मैं अकाउंटेबिलिटी मानता हूँ। जी। कई बार कहा जाता है कि देखिए ये तो जज को तो इतने ही दिन काम करते हैं, ये नहीं तो डायलॉग होता है। हाँ। वो मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट टेन्योर में बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो काम करना चाहते थे 3 हफ्ते से 1 महीने तक, मैंने बहुत सारे परमिट करे। लास्ट लॉट में तो मेरे पास थोड़ा ऑफिस बड़ा था, ऑलमोस्ट 10 जने काम कर रहे थे कि आप देखिए तो सही हम कैसे काम करते। माई आइडिया वॉज कि दे विल बी एम्बेसडर्स ऑफ द जुडिशरी, जो पब्लिक में जाके या प्रोफेशन में जाके देख सकते हैं कैसे काम होता है। सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट में तो मिलता ही नहीं है। आप नेक्स्ट डे की पेशियां, जब 50-60 केस आपको मंडे को लगे होंगे जी, थोड़ी छोटी छुट्टियों में आप बाकी जजमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं, लंबी छुट्टियों में ही आप कुछ जो थोड़ी मोर डिटेल लिखाने वाली वो होती है जी, उसमें ये भी है। जजेस ट्रैवल भी करते हैं कई बार, आपको कुछ टाइम ऑफ भी चाहिए अपना, जी। और सोचने का काम है तो आपको स्टडी बियॉन्ड लॉ भी चाहिए।
करेक्ट। बाकी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। आप बाहर जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है देखने की कि बाहर सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, सिर्फ ये जंकेट नहीं होते हैं। करेक्ट। तो बड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। शायद अगर ये जज से कहें जी आप इतने डे या कुछ डे आप साल में अपने हिसाब से काम कर लीजिए तो वो कर लेगा, बार नहीं मानेगी। करेक्ट। क्योंकि दे वांट कि जिस वक्त वो कहेंगे नहीं तो हमारे लिए 365 दिन हो गए आपके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में खास तौर से बार जो है वो देश के अलग अलग भागों से आती है करेक्ट। और रिलेवेंट टाइम वो अपनी अपनी, जैसे आप कहते हैं विलेज जाता है, तो वो भी अपने शहर या विलेज जाता है। करेक्ट। तो ये, और कंट्रीज अब्रॉड में कैसी जुडिशरी काम करती है ये भी तो देखिए। ऑस्ट्रेलिया से जजेस आए थे, मैंने वहाँ गया था, उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते काम करते हैं, 2 हफ्ते ऑफ होता है उनका। सिंगापुर में 3 में से 1 हफ्ते काम करते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट 100 केस साल में डिसाइड करता है, साल में। तो वो भी क्या काम नहीं करते हैं सब। हर प्रोफेशन का एक वर्किंग सिस्टम होता है। हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, हमें अपनी चैलेंजेस को डील करना पड़ेगा, वट एवर इट इज। तो अकाउंटेबिलिटी इन चीज़ों पे मैं मानता हूँ है, बट कि आपने जजमेंट एक्स क्यों दी, वाई क्यों नहीं दी, या आपने इसको एक्विट कर दिया तो कोई जना क्यों, जो सफरर है वो कहेगा जी अब आपने इसको एक्विट कर दिया तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इन चीज़ों पे कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। आपने इतना बड़ा तजर्बा रखा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसे पॉलिटिकल प्रेशर में सेक्रीफाइस किया जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर्स, जो प्रेशर लेना चाहेगा उसी के ऊपर आएगा, या आपकी कोई और एम्बिशंस होंगी बियॉन्ड व्हाटएवर जो आपके पास है तभी आता है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी जी, जो भी पावर में होगी कि जो उसके डिसीजंस हैं वो डिस्टर्ब हो। करेक्ट। वो मैंने आपको बताया कि उनकी थॉट प्रोसेस ये कि जी हम तो इलेक्ट होके आए हैं, हमें लोगों ने इलेक्ट करा है, तो हमें को एब्सोल्यूट फ्रीडम है, वो ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स कि कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिसाइड करे, कानून के तहत डिसाइड करे, बट एज आई से कि डिसीजन ऑफ हेड एंड हार्ट होता है। बट कई बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं जिसमें सिर्फ रोल ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का होता है जी, तो उसमें चैलेंजेस आते हैं कभी कभी कि भाई अल्टीमेट व्यू, प्रिवेलिंग व्यू क्या बनता है उसमें। जी, मैंने 21 साल जजी करी, मुझे नहीं लगा कि किसी ने आके मुझे कहा हो कि भाई इसको ऐसे डिसाइड कर दो या ऐसे डिसाइड कर दो। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली, आई कैन से। मे बी सम गवर्नमेंट्स मे हैव बीन इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर वे, जी, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन। जज के ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो सरकार चाहती है वो करे, या समटाइम्स जो कोई और एक नैरेटिव लीड कर रहे हैं उसी तरीके से डिसाइड करी जाए, जी, उसको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं आया, आपने 21 साल का जुडिशियल तजर्बा है आपका, जब आपने कन्वेंशन और कॉन्शियस के बीच में कुछ चुना हो? नहीं, मैंने मुझे जो ठीक लगा वो मैंने करा। जी, कई केसेस में क्रिटिसिज्म भी आया। जी, देखिए, अगर मैंने MF हुसैन की जजमेंट लिखी थी तो उसकी प्रेज आई, तो उसके लोगों ने सोशल मीडिया में भी क्रिटिसिज्म भी आया था टू एन एक्सटेंट कि सम ऑफ दी जजमेंट्स मेरी जो आती थी तो मेरी फैमिली कहती थी हमको क्यों अटैक करते रहते हैं दोबारा। इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि किसी केस को मैंने डिसाइड करा जो गलत था। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने डिसाइड करा वो सही था, बट वो मैं बिलीव करता था सही था, वो मैंने डिसाइड करा। वो सेटिसाइड हो सकता है, वो सस्टेन हो सकता है, वो कल को एक डिफरेंट व्यू ली जा सकती है, बट मुझे एक ही सेटिस्फैक्शन है, मैंने अपने कॉन्शियस के हिसाब से जो मुझे ठीक लगा वो मैंने करा है। लोग बच क्यों रहे हैं जुडिशियल करप्शन पर ओपनली बात करने से? देखिए, जुडिशियल करप्शन पे ऐसा नहीं बात नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं सिस्टम में चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, मैं पंजाब हरियाणा में जब होता था, मेरे आने के पहले भी हर साल ऑलमोस्ट 4-5 जुडिशियल ऑफिसर्स को बाय बाय टाटा कर दिया जाता था। जी, जहाँ कुछ क्या होता था, कई बार मटेरियल है तो इंक्वायरी होल्ड करते थे, कई बार उतना मटेरियल नहीं है बट पता है कंडक्ट नहीं है, तो देयर आर एग्जिट पॉइंट्स 58 पे, 55 पे, 50 पे। आप कह सकते हैं कि भाई व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज लेबल्ड एज डेड वोट, आप वीड आउट कर देते हैं। और ये चीज़ वहाँ भी होती थी, चेन्नई में भी करी हमने। जी,
लेकिन अगर आप कहें कि सब ऐसे लोगों को वीड आउट करा गया, नहीं, वो हो नहीं सकता है। आप एक हद तक ही उसको उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, जज कई बार जज का काम ऐसा है कि किसी न किसी को नाराज करेगा वो। आपने डिसाइड करना है या इधर करना है या उधर करना है। तो हम समटाइम्स कहते थे कि हमें ये भी पता नहीं कितनी बार वी कैन बी सोल्ड विदाउट आवर नोइंग इट। करेक्ट। ठीक है। अब छोटे जगहों पे कई बार ये कहा जाता है कि वकील कहते हैं कि जी दोनों में उन्होंने डिसाइड कर लिया, दोनों ने अपने अपने मुवक्किल को कह दिया कि भाई हमने कुछ अरेंजमेंट करा है। अब केस इधर होगा या उधर होगा। जिधर फेवर में हुआ तो वो लिटिगेंट सोचता है कि ये मेरे हमने कुछ तो एक्स्ट्रा पहुंचाया ही करने से था। है, इसलिए करा। दूसरे को वापस कर दिया, आपने कहा कि भाई वो तो दूसरे ने ज्यादा दे दिया, हाँ, तो वो भी हो नहीं डिसैटिस्फाइड पाया। तो ये और वहां बड़े- जज को पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं। तो ये एक जुडिशरी की जो एक प्रॉब्लम है ना, वो है। उसमें कई बार सिग्नल देना पड़ता है आपको। अब मुझे याद है, मैं एक डिवीजन बेंच में बैठा हुआ था, तो मेरे संग जैसे शख्दर बैठे हुए थे, जी। तो बातचीत होने लगी कुछ, तो ही सेड कि भैया ये 50-50 केस है। तो मैंने कहा राजीव, इसको तो आज खारिज करूंगा मैं। वो देखो वो आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे वो दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, उसको मैं जानता हूँ, वो शक्ल दिखाने आया है सिर्फ। जी। तो एक सिग्नल तो भेजना पड़ेगा इसको कि ये काम नहीं चलेगा। मैंने खारिज करा उस केस को उस दिन, बिना लिखे हुए कि भाई 50-50 केस होगा तुषार, लेकिन तुम अगर ये अपनी शक्ल दिखा के मुझे ये इम्प्रेस करना चाह रहे हो तो मुझे एक सिग्नल देना पड़ेगा कि दोबारा तुम नहीं आओगे मेरे कोर्ट में। सो ये दिस ओनली वन इलस्ट्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ कहना पड़ता है। अच्छा, कोर्ट में आप लोगों को कभी हिंट मिल जाता है मैटर के दौरान कि इन्होंने लगता है क्लाइंट को कुछ गलत मैसेज दे दिया है जज के बिहाफ पे? मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। देखिए, हर तरह की चीज़ें उठती हैं, हर तरह की इश्यूज उठती हैं। चेन्नई में मैं समझता हूँ बहुत चैलेंजिंग टास्क था। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कोर्ट में जाके वकील स्लोगनेरिंग कर सकते हैं, ये तो अनहर्ड ऑफ सिचुएशन होती थी जी। मेरे थॉट में। पर उसको डील करा, उसी माहौल में कोर्ट में ऑर्डर्स पास करे, उनको बैक ऑफ करवाया जी। तो तभी सिस्टम चलता है। नहीं, कानून अंधा है, बट जज तो सब देखता सुनता समझता, उसे तो सब समझ में आ जाता मैं होगा। जब पहली बार ये हुआ कि मेरे कोर्ट में स्लोगनिंग शुरू हुई, तो मेरे साथी जज ने मेरे से कहा कि आप उठना चाहेंगे चेन्नई में? मैंने कहा नहीं, मेरी अथॉरिटी खत्म होती है, ये तो आज तो सारे केस आमना सामना होगा, सामने ही होगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। स्टेनो को ऊपर बोला खड़े हो जाओ, मैं ऑर्डर लिखाता जाऊँ। थोड़ी देर में उस स्लोरिंग की आवाज़ भी कम हुई। इतने में वो असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल थे, वो भागते हुए आए कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है। तो वहाँ वो कुछ स्लोरिंग में कह रहे थे गो बैक टू दिल्ली या गो बैक टू कश्मीर। मैंने कहा जी ये मेरे सपोर्टर ही हैं, ये भी चाह रहे हैं दिल्ली जाएं, मैं भी चाहता हूँ दिल्ली जाएं, मैं भी चाहता हूँ दिल्ली जाए। ऐसी बात नहीं है। तो कई बार आप थोड़ा सा हल्के मेजर में डील करते हैं, कभी स्ट्रांगली डील करते हैं। वकील पहले कभी वहाँ पर कस्टडी में गए नहीं थे, मैंने भेजे जो रहे और कस्टडी में रहे। अच्छा, आपने कस्टडी भेज दिए थे? हाँ, एक बार आए थे वो, मतलब इशू ऑफ समथिंग लाइक शो नहीं था, वो वहाँ पर आगे बैठ गए कि भाई वो तमिल इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अब इसमें मैं तो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो आफ्टर स्टेज जो प्रेसिडेंट ऑफ द बार दिन के बाद आया तो बोला साहब वो बैठे हुए हैं कोर्ट में अभी भी। तो मैंने कहा मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं आ गया हूँ। तो हाँ, 8 बजे मैं जाता हूँ यहाँ से, उस वक्त बाहर पिकवा दूंगा उठा के। तो बार के रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आए। वो कहने साहब वो तो कोर्ट अरेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लॉन्च कर दीजिए कंप्लेन। मैंने कहा ठीक है। जॉइंट रजिस्ट्रार था, उसको मैंने कहा कि भाई आप कंप्लेन कर दीजिए। उन्होंने अपनी तस्वीर खिंचा के कस्टडी में चले गए। तो थॉट वॉज कि शायद वो अब उसके बाद बेल ना मिले। फिर वो आए कि जी वो बेल नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा साहब ये मेरा काम नहीं है बेल दिलवाना आपको, इसलिए नहीं दिल रहे हैं कि वो कहेंगे जी कि भाई वो चीफ के कोर्ट में आए हैं। मैंने कहा वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपने कुछ करा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने पड़ेंगे जी। तो टाइम लगा उसमें बेल लेने में। कितने दिन की कस्टडी हो गई? आई थिंक ऑलमोस्ट 4 वीक्स रहे वो कस्टडी में अल्टीमेटली। तो इसी तरह एक बार मैं यहाँ आया हुआ था, आई थिंक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में जी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि सम पीपल एंटर्ड द हाउस, ट्राई टू एंटर द हाउस। तो मैंने चेक कराया भाई क्या बात थी। तो किसी लॉयर, उसकी वाइफ अरेस्ट हुए थे। सो दे वांटेड इमीडिएट बेल। मैं भी नहीं था, वो जेवन भी वहाँ नहीं थे। शाम के वक्त वो शायद दे वर लिटिल हैप्पी पोजीशन में थे जी। तो दे ट्राई टू एंटर माय हाउस जी। पुलिस ने फिर अल्टीमेटली रेजिस्ट करके रोका करा। मेरा वहाँ उस वक्त कोई था नहीं, ओनली माय डॉग वाज देयर।
जी माई वाइफ वॉज विद मी, सो कोई स्टाफ था वहाँ पर। जी तो अल्टीमेटली वो पुलिस मुझसे बात करने आई कि भाई अब क्या करा जाए। तो मैंने कहा, अभी मेरा काम तो है नहीं। अब पॉइस गार्डन वॉज चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस। आई सेड अगर गवर्नर या पॉइस गार्डन में कोई एंटर करना चाहेगा तो आप क्या करेंगे? जो आपको ठीक समझता है वो करिए, अपना परफॉर्म करिए, जो अब यहाँ से कोर्ट से उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो उन्होंने अरेस्ट करा, वो लोग भी रहे कस्टडी में। मैंने कहा मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई, अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो जी। आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। अगर आप लॉयर्स हैं तो आप लीगल फ्रेटर्निटी की तरह बिहेव करिए। तो अदरवाइज कोर्ट स्लोगन में कितने वकील साहब गए थे जेल? मुझे अभी याद नहीं, 5-6-7 तो होंगे ही ज़रूर। और जो घर में ट्रेसपास करने की वो कोशिश? भी इसी नंबर के होंगे। तो आइडिया वॉज ये नहीं कि हमको कुछ वकील को जेल में रखना है। आइडिया इस कि भाई अगर आप कोई गलत काम करेंगे जो एक नॉर्मल सिटीजन नहीं करता है, तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल सकता उस चीज़ के लिए। वही कॉन्सिक्वेंस होगा जो किसी और को करने के लिए। तो आपको स्ट्रांग मैसेज देना था। वो स्ट्रांग मैसेज हमने दिया जी। एक नहीं, कई बार इस तरह के स्ट्रांग मैसेज दिए। दो आई थिंक लास्ट डिसरप्शन इन द हाई कोर्ट आफ्टर सम टाइम वाज जून 2016, वेयर सम लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी पे कुछ रूल्स बने थे जिसमें बार के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे। फिर वो कहने लगे कि जी ये इसको हटा दीजिए। तो हमने कहा आप तो साथ ही थे, हमने तो वही नोटिफाई करा है जो आप थे। बोले हमको समझ नहीं आया पूरी तरह। मैंने कहा वकील कहेगा कि समझ नहीं आया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ओके, आई विल रिव्यू इट, विल डिस्कस इट। ये पहले विड्रॉ करो। मैंने ये तो नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट एंड विल डिस्कस इट। बट वो एक मुद्दा बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्ट्राइक हुआ। आई मेड श्योर कि डिस्ट्रिक्ट जजेस से बात करके भी आप काम करिए अपना। तो वो दोबारा जब मिलने आए, हमने कहा देखिए 1 महीने से आप स्ट्राइक पे हैं, पर कोर्ट का डिस्पोजल जब आप होते हैं उससे ज़्यादा है। हाँ। तो मुवक्किल आके अपनी रिलीफ ले रहा है, बात खुद रख रहा है। आप इरेलेवेंट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, और हम कर देंगे इरेलेवेंट आपको अगर आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसको डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा था कोर्ट से। तो फिर दे ट्राई टू स्टॉर्म द हाई कोर्ट। कोई 3000 वकील आए थे टू स्टॉर्म द हाई कोर्ट। बट हमारी इंस्ट्रक्शन दी थी कि अंदर कोई नहीं घुसने पा सकता, जो भी whatever is required you stop them outside and we will accommodate, कोर्ट के अंदर एकोमोडेट करेंगे। मेरे ख्याल से वो लास्ट एंडेवर था, कोई कंसर्टेड एफर्ट। तो जो आपने स्टेप लिया जस्टिस कॉल, वो तो क्लियर मैसेज था कि अगर जज अपनी पर आ जाएं तो उन्हें फिर कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो सिग्नल था। मैं उनसे कहता था कई बार कि देखिए बॉम्बे का में एक एपिसोड हुआ था जहाँ एक जज और डिस्प्यूट लॉक करके कोर्ट गेट सेल टू लंदन। तो मैंने कहा देखिए मैं ये लॉक करके दिल्ली जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आपको ये नहीं हो सकता कि आप प्रेशराइज करके और काम नहीं करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि इस पे इंटेलिजेंस मिले। बट उसमें क्या हुआ, जो वर्किंग लॉयर्स थे जो पीछे हट जाते थे, उनकी भी सपोर्ट बहुत मिली। वो लोग भी आगे आए एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉयर्स अंडरस्टूड कि इस चीज़ को ये मानते नहीं है, ये नहीं मानी जाएगी। तो एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही कह लीजिए हो जाती है कि भाई आप मेरे को इस तरह से मत कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम है तो लेके आइए, बात करेंगे। स्लोली बाय द टाइम आई लेफ्ट, 2.5 साल वहाँ बिताए। आई से मेरे लिए एक सेकंड होम हो गया था। मैं अभी भी कोई मौका मिलता है मैं चेन्नई चंडीगढ़, इस 2 जने ऐसे हैं कि मैं अपने सेकंड होम समझता हूँ। और लोगों से ताल्लुकात हैं वहाँ पर, कोई अच्छे ताल्लुकात। बार स्ट्राइक हो या लॉयर्स स्ट्राइक हो, इसका सबसे बड़ा विक्टिम तो कॉमन मैन ही होता है। बिल्कुल आप सही। एक गरीब इंसान सबसे बड़ा विक्टिम होता है, वो तो हर चीज से जाता है। उसको फिर वो तारीख मिलेगी, वो फॉर डेट टू बी फिक्स होल। एक बार डेट इस सिस्टम में मीन 3-4 महीने तो गया बिना बात के। 3-4 महीने गए बिना बात के। मैं बात करना चाह रहा था पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स की। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है? देखिए, एक जेटले साहब की एक व्यू ये होती थी, जी। पार्लियामेंट में कहा, आई रिस्पेक्टेड हिज व्यू। मैंने बड़े क्लियरली कहा था कि मैं कोई पोस्ट नहीं लूँगा। बट ऐसा है, देयर आर सर्टन ट्राइब्यूनल्स और पोस्ट जहाँ पर रिटायर्ड जज ही कर सकता है, तो वो तो मैन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कई लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनका डिसीजन है, ना एक्सेप्ट करना मेरा डिसीजन था। करेक्ट। बट बियॉन्ड दिस पोस्ट अगर कोई है तो मेरी व्यू तो ये है कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट पिटने जा जाती है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। बट कई लोग नहीं समझते इसमें गलती है, ये उनकी सोच है। फ्रीडम
ऑफ एक्सप्रेशन क्या वास्तव में एब्सोल्यूट है इंडिया में? देखिए, एक वक्त था जब मैं जज बना था, जी। अब मुझे मौका मिला कई चीज़ों पे लिखने का कि, और उससे पहले भी जजेस ने मेरे से बेहतर जजेस ने लिखा है उस पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। एज दे से कि आपका राइट मेरी नाक तक जाता है, उसके जी। ऊपर नहीं जाता है। तो आप गाली गलौज पे उतर आए या आप मारपीट कर दें और कहें मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं तो नहीं मानता हूँ। और आज के दिन सोशल मीडिया में यही बहुत कुछ हो रहा है। जी। जिसकी जो मर्जी है वो जिसको एक, मर्जी हीरो बना दें, जबरन- जिसको मर्जी कर दें विलन और बना दें। एब्यूसिव टर्म्स में आप आ जाइए। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं, आर्ट, कल्चर, राइटिंग्स, एक लिबरली दिखाया जाना चाहिए। कन्फॉर्मिस्ट नहीं हो सकते वो, लेकिन कन्फॉर्मिस्ट ना होना और एब्यूसिव होने में एक फ़र्क होता है। तो एक कुछ आज के दिन ओवर सेंसिटिविटी भी हो रही है, हर चीज़ पे कोई कुछ बोलता है तो आप कोर्ट चले जाते हैं, ये एक और प्रॉब्लम है। तो ये उसकी एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। मैं समझता तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना इस चीज़ का। हूं। करेक्ट। यू मस्ट हैव फुल फ्रीडम, वो आपके पास होनी चाहिए कहने की, अपनी बात कहने की, पर उसको एक ढंग से प्रेजेंट करने की आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। ऑलराइट, हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं और मैं आपसे, आपको चूंकि टू द पॉइंट पसंद हैं तो मैं टू द पॉइंट प्रश्न करता हूं आपसे कि पिछले 50 सालों में इंडियन जुडिशरी की क्या कुछ उपलब्धि रही है और क्या कुछ फेल्योर्स रहे हैं? देखिए, 50 ईयर्स अगर आप कहते हैं तो हम पीरियड डील कर रहे हैं 1975 का भी। इसमें लॉर्डशिप्स, एक इमरजेंसी पीरियड भी आता है उसमें शुरू में। उस टाइम एक फेलिंग रही है और बाद में जजमेंट्स ने सेट असाइड करा है, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यू। इनफैक्ट मेरी बिलीफ है कि हाई कोर्ट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी स्टूड अप, कहीं ना कहीं फेलिंग फ्रॉम द टॉप कोर्ट के बाद में वेरी एमिनेंट पीपल apologize फॉर इट, सम व्यूज वर रिवर्स्ड आउट ऑफ इट। कई लोग स्टैंड करे, आई मीन HR खन्ना साहब की जो स्ट्रेंथ मानी जाती है वो वही थी, जबकि शायद उनसे बेहतर इंटेलेक्चुअल जजेस कुछ होंगे जो उस चीज़ को विथस्टैंड नहीं कर पाए। तो एक वो उपलब्धियां थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बढ़ाते तरफ एक उपलब्धियां थी, जो एक तरह से PIL का क्रिटिसिज्म आता है, बट PIL की पॉजिटिव ये थी कि एक्सेस टू जस्टिस दिया गया, और जो कॉमन आदमी जो नॉर्मली एक्सेस नहीं ले पाता था उसको ओपनिंग दी गई। कृष्णैया साहब, भक्ति साहब, बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने इसको, सब जजों ने इस राइट ऑफ इंडिविजुअल को एक्सपैंड करा है उस चीज़ में। अब ये सही है कि एक खासा पीरियड इसका आता है जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं। जी। जब भी कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं तो थोड़ा ईजियर होता है पुशबैक करना गवर्नमेंट को, जी। और शायद कई बार जुडिशरी भी एक आध कदम ज़्यादा ले ले। जी। जब स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो थोड़ा पुश बैक टू द जुडिशरी आ जाता है। जी। तो जुडिशरी को अपने दायरे में रहते हुए जो करना है वो करना पड़ेगा। तो फ्रीडम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे, लॉ के ले डाउन पे, एवोल्यूशन ऑफ लॉ पे, लॉ भी आया, उसको इवॉल्व भी करा गया। नए लेजिस्लेशन जो आए कई बार उनमें प्रॉब्लम्स थी, उनको स्ट्रीमलाइन करा गया। जो लॉ रिलेटिंग टू जो NCLT एस्टेब्लिश हुआ और इंसॉल्वेंसीज के जो लॉज बने, जी। उसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं आई वुड से कि रोहिंगटन नारिमन की बहुत कंट्रीब्यूशन थी। मैं उनके संग भी बैठा कि भाई लॉ के क्रीजेस को आयरन आउट करते हुए गए। वन प्रॉब्लम इज इनफ टाइम फ्रेम नहीं लगाया जाता लॉ को बनाने में, और एक्सपर्टीज में प्रॉब्लम है। तो जल्दबाजी से बना हुआ लॉ या प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ लॉ ना होने पे उसकी लिटिगेशन जनरेट करती है। और हमारे यहाँ कोई स्टडी नहीं होता है कि इस लॉ के लाने का जुडिशियल इम्पैक्ट क्या होगा। ये कई बार मैंने जुडिशली भी रेस करा है। देखिए, बिहार में प्रोहिबिशन आया, कितने केस आ गए, सारे टाइम वो प्रोहिबिशन के केस डील कर रहे थे। उससे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया यहाँ पर, उसको क्रिमिनलाइज करा गया। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आज के दिन उसी की तरह के केस पेंडिंग। सो अगर आप कोई रेमेडी प्रोवाइड करते हैं फॉर सम रॉन्ग,
फिर उसकी एडजुडिकेशन का प्रोसेस भी उसकी देखना पड़ेगा, उसके लिए प्री क्या क्या इम्पैक्ट एनालिसिस भी होनी चाहिए। इम्पैक्ट एनालिसिस वो होता नहीं है, दिस इज द चैलेंज। तो डेवलपमेंट हुई है, कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है जुडिशरी एट द मोमेंट। उसकी एक वजह ये भी है कि सोसाइटी की चर्निंग है, हमारे कुछ वीकनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज़ हैं, कुछ क्रिटिसिज्म ज़्यादा बेयर हो गया है, जिस बात पे हर बात पे ओपिनियन होनी, जी तो उसमें कभी कभी जुडिशरी को जस्टिफिकेशन देना पड़ जाता है। बट ये एक सोसाइटी का मंथन है, मैं मानता हूँ। और कुछ डिफ़िकल्ट फेजेस मुझे लगता है आज के दिनों में है, जी, जो रहेगा कुछ अरसे तक, मैं समझता हूँ। जब तक कि हम उसको एक बेटर सिस्टम में इवॉल्व नहीं कर लेते हैं। और सिस्टम या इंस्टीट्यूशन लोगों से चलती है, जी कौन उसको ऑक्यूपाई करता है वो ज़रूरी है। उसमें बार का भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है, अगर बार अपनी जिम्मेवारी समझ के उस चीज़ को करे, सिर्फ क्रिटिसिज्म के सेक के लिए या जज को प्लीज़ करने के सेक के लिए नहीं, आप उन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए करें, तो इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। और अपॉइंटमेंट प्रोसेस समथिंग है जो मेरे क्लोज टू हार्ट है, कि भाई इसको कहीं ना कहीं इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे टैलेंट को लाके बिठा सकें। मैं कई बार अच्छे यंगर लॉयर्स को जो जज बनने लायक कहता हूँ कि भाई अगर आप लोग जज नहीं बनोगे जी और कल को जज को आपकी बहस समझ में नहीं आएगी, तो क्या वकालत करोगे आप? तो कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा इधर आने के लिए, बट वो सेक्रीफाइस दें और हम उसकी सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट ना करें और उनके प्रोसेसेस को टीडियस बना दें, या बिलीव करें कि एक ही तरह के लोग आने चाहिए, जी, तो वो उनके संग भी ज़्यादती होगी और सिस्टम के संग भी ज़्यादती होगी। करेक्ट करेक्ट। All right, Justice Cole, it was wonderful talking to you and thank you very much.